नमस्कार, क्लोजिंग कॉल्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और मेरे साथ दिल्ली स्टूडियो से मेरे दोनों सहयोगी डिम्पी कालरा, अभिषेक सत्यव्रतम जुड़े हुए हैं। भारतीय बाजार लगातार 2 दिनों की गिरावट के बाद आज संभलता हुआ नजर आया है। करीब 120 अंकों की मजबूती निफ्टी में आप देखेंगे 23,300 के इर्द गिर्द कामकाज करता हुआ बैंक निफ्टी में 450 अंकों से ज्यादा का उछाल देखने को मिला है। लेकिन ये ट्रेंड जो है बड़े इवेंट से ठीक पहले देखने को मिल रहा है। तो किस करवट बैठेगा, जब टैरिफ से जुड़े अनाउंसमेंट्स आज देर रात आते हुए दिखेंगे, उसका इम्पैक्ट कल भारतीय बाजार पर कैसा पड़ता दिखेगा, अक्रॉस द ग्लोब किस तरह का इम्पैक्ट पड़ता दिखेगा, इन सारी की सारी चीजों पर नजर रखनी होगी। और क्लोजिंग ट्रेड्स में 3:30 बजे तक बाजार से जुड़े सारे के सारे मोमेंटम बेस्ड स्टॉक्स और साथ ही बाजार में किस तरह के सेंटिमेंट्स बन रहे हैं, इन तमाम चीजों पर नजर है हमारे एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ होंगे ऑन दी शो। आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं 2:05 पर एफएनओ मार्केट चेक आपके लिए लेकर आएंगे। वायदा बाजार से जुड़ी स्ट्रैटेजी जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है, आपको बताएंगे। 2:10 पर क्लोजिंग ट्रेड्स हमारे एक्सपर्ट्स की पैनल जुड़ेगी और अपने क्लोजिंग ट्रेड स्टॉक स्पेसिफिक आपके सामने रखेंगी। 2:30 बजे निकुंज की नजर, हमारा इंपॉर्टेंट सेगमेंट जहां पर बाजार पर डीप डाइव एनालिसिस आप ईटी नाउ स्वदेश के मैनेजिंग एडिटर निकुंज डालमिया से सुनते हैं। वहीं 2:40 पर ऑप्शंस के चैंपियन सेगमेंट और 3 बजे मार्केट एट 3 में आखिरी आधे घंटे के लिए कौन से इंपॉर्टेंट स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज सिनेरियोज हैं जो आपके लिए जानना जरूरी है, वो आपको बताएंगे। बीटीएसटी ट्रेड भी लेने की कोशिश होगी 3:10 पर और इवेंट्स टू वॉच आउट। इंपॉर्टेंट इवेंट, इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन और ट्रिगर्स बेहद जरूरी है जानना, वो भी आपके सामने हम रखेंगे। तो ये है पूरा का पूरा सेटअप आने वाले 1.5 घंटे के लिए। सारी की सारी चीजें हम आपके लिए लेकर आएंगे। आप अपने स्क्रीन पर बाजार की बड़ी बातें देख रहे हैं। ऊपरी स्तरों पर बाजार इस वक्त ट्रेड करता हुआ 23,300 के लेवल्स पर निफ्टी आप देखेंगे 23,285 टू बी प्रिसाइज, ऑलमोस्ट 120 पॉइंट्स के गेन्स। निफ्टी बैंक में करीब 450 अंकों का उछाल है। बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स पर भी नजर रखें। मिड कैप, स्मॉल कैप यानी कि ब्रॉडर मार्केट्स में भी तेजी का रुझान देखने को मिल रहा है। कल के सत्र में ब्रॉडर मार्केट्स आउट परफॉर्म कर रहे थे। आज बेंचमार्क और ब्रॉडर मार्केट हर तरफ मजबूती के साइंस देखने को मिल रहे हैं। सेक्टर स्पेसिफिक आज सेक्टर ऑफ द डे रियल एस्टेट सेक्टर, जहां गोदरेज प्रॉपर्टीज में 5% का उछाल है और इसी के अलावा मैक्रोटेक, लोढ़ा, ये सारे स्टॉक्स हैं। फीनिक्स लिमिटेड जहां पर हम अच्छी खासी एक्शन देख रहे हैं, सेक्टर ही अच्छा खासा एक्शन दिखा रहा है। परसेंटेज वाइज ऑलमोस्ट 3%, पॉइंट वाइज भी मजबूती आपको देखने को मिलेगी। और इसी के साथ साथ आईटी, कंजम्पशन, बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स हैं जहां पर अच्छा खासा मजबूती का एक्शन। सो ऑन द फेस ऑफ इट काफी सारे इवेंट्स हैं और साथ ही काफी सारे सेक्टर्स हैं जिसके चलते बाजार काफी हद तक चर्चा का विषय इस वक्त बना हुआ है। 23,289 के लेवल्स पर ऑलमोस्ट 120 पॉइंट्स के गेन्स इस वक्त आप निफ्टी पर देख पाएंगे। लेकिन बजर्स, बिग बजर्स, बजिंग स्टॉक्स कौन से हैं ये भी जानना जरूरी है। लास्ट 1.5 आवर ऑफ ट्रेड और एक्सचेंज पर कौन सी खबरें आई हैं, आइए अभिषेक से जानते हैं। अभिषेक बताइए। मानसी, देखिए आज बाजार वैसे वोलेटाइल है और जैसा कि आपने कहा कि बहुत ही क्रूशियल डे है, रात तक सारी चीज़ें क्लियर भी हो जाएंगी और सुबह उसका एनालिसिस भी हम कर रहे होंगे। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक आज मूव है और वो प्योरली खबरों के दम पर आ रहा है अपने। टाटा कंज्यूमर आज बाजार का हीरो कह सकते हैं, करीब 7% के आसपास की तेजी है। निफ्टी का टॉप गेनर है। दरअसल गोल्डमैन सैक्स का इस पर डबल अपग्रेड आया है और उसके चलते शेयर में हम तेजी देख रहे हैं। और चाय वाला जो वर्टिकल है उसमें उम्मीद ये है कि उनके मार्जिन थोड़े से और बढ़ जाएंगे, उसके चलते अपग्रेड किया है गोल्डमैन ने। सीएसबी बैंक यानी कि कैथोलिक सीरियन बैंक पुराना नाम था इसका, सीएसबी बैंक का डिपॉजिट ग्रोथ रही है 24% की और जो एडवांसेस के जो फिगर आए हैं वो आए हैं करीब 29% की ग्रोथ के। तो एक मजबूत बिजनेस अपडेट और शेयर करीब 6% ऊपर ही कारोबार कर रहा है। एक दूसरा बजर हमारी लिस्ट में आज ये है, नोकिया ने भारतीय एयरटेल के साथ करार किया है। देखिए पहले से नोकिया का भारतीय एयरटेल के साथ करार किया है, लेकिन 5G के एक्सपेंशन को लेकर, 5G को और मजबूत करने को लेकर उन्होंने करार को थोड़ा सा और बढ़ाया है और उसके चलते आज हम देख रहे हैं कि भारतीय एयरटेल का शेयर ऊपर है। अब चूंकि दिग्गज है, चला भी ठीक ठाक है, तो 1.5% के आसपास की मजबूती आपको नोकिया के भारतीय एयरटेल के शेयर में दिखेगी। क्वेस्ट कॉर्प का 3-वे डिमर्जर हो रहा है और 3 कंपनियां बनेगी और डिमर्जर की में नई नियुक्तियों का ऐलान हो गया है। स्वैप रेशियो वगैरह भी चीज़ें आ गई हैं, रिकॉर्ड डेट भी आ गया है। तो इसके बाद हम देख रहे हैं कि क्वेस्ट कॉर्प में बाइंग हो रही है। 3% के आसपास की तेजी आपको क्वेस्ट कॉर्प के शेयर में दिखेगा। लेकिन QIP बंद हुआ है और कल भी हमने देखा था कि जो मिड कैप सरकारी बैंक के शेयर थे वहां पर थोड़ा हमने प्रेशर देखा था, वो प्रेशर आज के सत्र में एक्सटेंड होता हुआ दिख रहा है। यूको बैंक में, पंजाब एंड सिंध बैंक में, सेंट्रल बैंक में आप देखेंगे कि पंजाब एंड सिंध बैंक 9% और 9.5% सेंट्रल बैंक के शेयर में कारोबार हो रहा है। तो ये शेयर चलते बहुत तेजी से हैं और गिरते भी उसी रफ्तार से हैं। उसका बिल्कुल अद्भुत उदाहरण आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। 9% आज टूट गए हैं ये शेयर। तो ये है आज के बजिंग स्टॉक्स जिन पर आज हमारा फोकस भी है।
तो ये बजर्स की लिस्ट आपकी स्क्रीन पर, लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे। निफ्टी में है करीब करीब 125 अंकों के आसपास की तेजी और निफ्टी बैंक में है करीब 425 अंकों की तेजी। एक बड़ा इवेंट सामने खड़ा है। एफएनओ में किस तरह से पोजीशंस बदल रही हैं, वहां से संकेत क्या मिल रहे हैं, इसको थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं। डिम्पी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डिम्पी, एक मैं आंकड़ा चेक कर रहा था, जिससे सुबह भी हम टैरिफ को लेकर चर्चा कर रहे थे कि ऐसी कोई टेंशन वाली बात है नहीं। अगर हम ग्लोबल बाजारों को देखेंगे पिछले एक महीने में, तो भारत ने सबसे बढ़िया परफॉर्म करके दिया है। आज के सत्र में आप किस तरह से देख रहे हैं पोजीशंस को बदलते हुए वायदा में, और सलाह क्या देंगे आप? फॉर एफआईज को पहले तो मिक्स मत करो, और दूसरा टैरिफ अलग है और एक टैरिफ का कोई डर नहीं है। मैं आपको सही बात बताऊं, ये जर्नलिस्टिक स्टांस है जो आप और हम ले रहे हैं और एक ग्राफिक्स के जरिए सारी चीज़ें बता रहे हैं। मार्केट का एक सिंगल डाटा, मैं आपको बताऊं, एक सिंगल डाटा भी मार्केट का ऐसा नहीं है जो ये बता दे कि टैरिफ को लेकर वो डरा हुआ है, बहुत भयंकर घबराया हुआ है। ना तो पुट कॉल रेशो, ना तो एडवांस डिक्लाइन रेशो, ना तो इंडिया विक्स, ना ही डेरिवेटिव्स के ट्रेड, ना ही कोई पोजीशनिंग, ना कोई शेयर्स जिनके ऊपर लग रहा है वो सेक्टर्स, ना ही इंडियन इकोनॉमी का कोई ऐसा नंबर या डाटा। एक सिंगल अप स्टांस मेरे को बता दीजिए जहां पर आप मेरे को ये प्रूव कर दें कि हाँ जी ये देखिए ये खराब है, ये तो डरा हुआ है, ये तो खराब है। ऐसा सिंगल भी एक भी चीज़ खराब नहीं है। और एक और चीज़, मार्केट को कल की जो गिरावट थी वो टिपिकली सीरीज टू सीरीज ट्रांसफ़र होने के बाद फोर्स ना होने की वजह से और जस्टिफिकेशन ऑफ कई बार लेवल्स होता है उसकी वजह से ना होने की वजह से हुई है। आई रिपीट माई सेल्फ, अभी कुणाल प्रहार, सचिन गुप्ता और भी कई मेहमान मेरे साथ जुड़ जाएंगे, शायद वो भी ये फील कर रहे होंगे डाटा को देख के। हम एक स्टांस ज़रूर लेके जाते हैं कि चलो भाई टैरिफ के नाम पे हम मार्केट को रोक लेते हैं, लेकिन मार्केट डरा हुआ है या मार्केट में कोई प्रॉब्लम है ये कहीं भी अभी तक तो दूर दूर से नहीं दिख रहा है ना। मेरे दोनों सहयोगी भी अब आपको बता देंगे, कुणाल प्रहार, सचिन गुप्ता थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे। एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, एक बार जरा निफ्टी की फ्यूचर वाली प्लेट दिखाना जहाँ पर वो ओपन इंटरेस्ट वगैरह लिखा होता है और चेंज इन ओवाई वगैरह लिखा होता है। आज वॉल्यूम भी कम है मार्केट में। आज टिपिकली थोड़ी शॉर्ट कवरिंग हो रही है निफ्टी के अंदर, और ये शॉर्ट्स तब कवर हो रहे हैं जब आपका रेसिप्रोकल टैक्स क्या बात बोल रहे हो कि शाम को आएगा, है ना। तो मेरे को ऐसा कुछ खास दिख नहीं रहा सेगमेंट वाइज भी, और ना ही ऐसा कोई प्रॉब्लम दिख रही है। तो ये निफ्टी की फ्यूचर वाली प्लेट दिखाओ, आप दिखा पाओगे? जरा दिखाओ, जरा जल्दी जल्दी दिखाओ। और ठीक है, और एक और चीज़ भी दिखाओ, एडवांस डिक्लाइन की रेशो भी दिखाओ, विक्स भी दिखाओ। जो मैंने सारी बातें बोली अमूमन सब ग्राफिकली भी दिखाते जाओ, प्रूव होता जाता है ना, फिर लिखतम वक्तम दोनों काम हो जाते हैं एक साथ ही। कह रहे नहीं आओ, जब आप फायर करोगे तब आप फायर करोगे। 1,70,000 कॉन्ट्रैक्ट अभी भी आपको दिखेंगे, ये वैल्यू में लिखा है, मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट में बता रहा हूँ। आप देखोगे 119 पॉइंट का प्रीमियम भी बना हुआ है, प्रीमियम भी 100 पॉइंट्स, हालांकि सीरीज के स्टार्ट में रहता है, मतलब वो भी श्रिंक नहीं हुआ प्रीमियम स्टिल इन द मार्केट, और वो भी ठीक ठाक प्रीमियम्स हैं। तो ये बताने के लिए सफिशिएंट है। एक मैं आपको कॉल और दिखाता हूँ, आप अगर दिखा पाएँ तो, क्योंकि जिस स्ट्राइक पे खड़े मैं उसी स्ट्राइक की कॉल चेक कराता हूँ। 22,300 की कॉल चेक कराओ आप, 22,300 की कॉल दिखा पाओगे? जरा जल्दी से दिखाना। हाँ, 23,300 के, मैंने गलती से 22,300 बोल दिया। 23,300, 23,200 वड़ावर जो भी फायर करना चाहो आप करो। आप ना इनके प्राइजेस चेक करना, पिछले 2, 4, 5 घंटे से कोई चेंजेस नहीं हुआ। अगर मार्केट को गिरना होता ना बॉस, बहुत तेज़ी से श्रिंक हो जाते हैं, ये श्रिंक नहीं हो रहे हैं। आप देखो कॉल्स 22,300 वाली, 22,200 वाली भी फायर कर दो बैक टू बैक अगर आप कर पाओगे तो। यहाँ पे बकायदा लॉन्ग पोजीशंस है, 7% चेंज इन ओवाई, 10% चेंज इन प्राइस। ऐसी 22,200 वाली भी करना, उसके अंदर आपको नियर अबाउट करीब 14% अराउंड दिखेगा। ठीक है, कहने का मेरे मतलब है ना ही ऑप्शंस चेन के अंदर, ना ही विक्स के अंदर, मेरे को तो किसी भी जगह पर ऐसी प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। तो इसलिए मैं एक छोटा सा अपना स्टांस को लेके जाता हूँ कि आप बोल रहे हो टैरिफ आने वाला है या टैरिफ को लेकर चिंता है, थोड़ा मैंने अपने हाथ पीछे खींचे हुए, अदरवाइज दिक्कत तो नहीं है। ये मैंने आपका पहले क्वेश्चन का जवाब दिया जो टैरिफ वाला पॉइंट था। अब आता है दूसरा, करना क्या चाहिए। देखिए करना कुछ भी नहीं चाहिए। ये एडवांस डिक्लाइन की रेशियो आप चेक कर लो, सुबह ख़राब थी, सुबह भी मैंने फायर करवाई थी शो में, और अब मैं फिर से फायर करवा रहा हूँ इसी शो में, क्लोजिंग वाले शो में भी। अगर आप देखेंगे तो एडवांस डिक्लाइन सभी पैरामीटर्स पे, F&O, NSE, BSE तीनों पे ठीक हुई है। विक्स भी दिखा दो एक बार, इंडिया विक्स भी दिखाओ आप। देखो इंडिया विक्स में भी कोई खास बड़ी तब्दीली नहीं हुई है। कल 9% बढ़ा था, आज इंडिया विक्स 1.25% नीचे है और डेज लो टेस्ट कर रहा है। तो ये सारे पॉइंट्स बताने के लिए सफिशिएंट है कि मार्केट्स को डर तो नहीं है, मार्केट इसको एक नॉन इवेंट की तरह पास ऑन करना चाहता है, और टोटल स्विंग 2% का भी नहीं होगा।
आई रिपीट माई सेल्फ, मेरे को नहीं लगता कि टोटल स्विंग निफ्टी का 1 से 2% का भी होगा। अगर 1% भी होता है तब भी 250 पॉइंट है, 2% मतलब 500 पॉइंट है। मेरे को नहीं लगता 1% से भी ज़्यादा इम्पाइल्ड वॉलिटिलिटी ये क्रिएट कर पाएगा, ये जो टैरिफ वाला मामला। फिर भी आप कॉशियस रहिए, अपने वित्तीय सलाहकार से पूछ के अपना स्ट्रेटजी खुद से भी प्लान करना। ये मेरा अपना निजी मैटर हो सकता है, तो इसलिए आप इसको देखिए, मैं तो डाटा के बेसिस पे चल रहा हूँ। दूसरा पॉइंट आपको बताता हूँ, HDFC बैंक को दिखाना स्क्रीन पर। आज HDFC बैंक ने 2 काम किए। अच्छा काम बताता हूँ कि कल के डैमेज को ऑलमोस्ट 90% रिपेयर किया। बुरा काम भी बताता हूँ, आपने 25 रुपये तो रिकवर कर लिए, लेकिन आपसे 8 रुपये रिकवर नहीं हो रहे। ये 1800 का लेवल पार नहीं कर पा रहा, पूरा दिन निकल गया। 25 रुपये आ गए लेकिन 8 रुपये नहीं आए, हाथी निकल गया, पूंछ रह गई। तो आप इसको अच्छा बुरा जैसा मर्जी समझना चाहे समझ सकते हैं। कुछ 8 रुपये को कोसेंगे तो कुछ 22 रुपये को दुलार देंगे, कहेंगे बढ़िया हुआ। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मैं मार्केट में बताता हूँ, ऑप्शंस बता दिया, फ्यूचर्स बता दिया, HDFC बैंक बता दिया, विक्स बता दिया, और क्या बचा है? नहीं, और तो बस कुछ बचा नहीं, मैंने ऑलमोस्ट आपको सारी चीज़ें कवर कर दी। हाँ, सेक्टोरल चर्निंग के लिए एक बार जरा निफ्टी का IT इंडेक्स दिखा दो। निफ्टी IT इंडेक्स और निफ्टी का एक ऑटो इंडेक्स, दोनों दिखाना जरा। निफ्टी का IT एंड निफ्टी का ऑटो इंडेक्स। निफ्टी का IT इंडेक्स, निफ्टी का ऑटो इंडेक्स भी दिखाओ एक बार जरा। ये दोनों ना मेन पिलर्स हैं। अगर इन दोनों में कोई खास दिक्कत नहीं आएगी ना, तो इस सीरीज़ में भी दिक्कत नहीं आएगी। बस मैं आपको इन्हीं दोनों सेगमेंट से बता के यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ अपना पॉइंट, और कुणाल परार और सचिन गुप्ता को वेलकम करते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा हूँ। कुणाल भाई नमस्ते, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। सचिन जी शुक्रिया आज समय देने के लिए। गुप्ता जी आपसे शुरू करें कि कुणाल जी से शुरू करें? एक काम करते हैं, कुणाल जी से शुरू करते हैं। कुणाल सर नमस्ते। सर एक पॉज लिया कल मार्केट ने, 700 पॉइंट गए थे बैंक निफ्टी के, आज 350-400 पॉइंट आ गए, 50% की रिकवरी आ गई। मैं डरा तो नहीं हूँ, बट हाँ मैं भी अपना एक कदम पीछे हटा के बैठा हूँ कि भैया चलो कल का इवेंट भी पास ऑन हो जाए फिर देखेंगे। तो आप भी यही कर रहे हो सर, आपके क्लाइंट्स भी कर रहे हैं यही काम कि जो माल ले रखा है उसी को भी सहेज रहे हो, उसी को रख रहे हो अपने पास, ज़्यादा बड़ा माल नहीं प्लस कर रहे? कल 2 बातें हैं। इवेंट का वेट तो हम भी कर रहे हैं। एक बार इवेंट चली जाती है, वॉलेटिलिटी एक बार सेटल डाउन हो जाती है, उसके बाद कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड लेंगे। और दूसरा ये है कि जो माल हमने खरीदा है बॉटम पे, मोस्टली जो स्टॉक स्पेसिफिक हमने जो यहाँ पे पोजीशन बना के रखी है, वो फिलहाल हमने होल्ड करके चलने की सलाह दी है। नो डाउट निफ्टी उसके 100 MA के नीचे वापस आ चुका है, लेकिन अच्छी बात यह है कि कल की जो गिरावट हमें देखने को मिले, वो गिरावट में आज काफी अच्छा रिकवरी भी हमें देखने को मिला है, और ऑप्शन चेन के बेस पे भी कहीं ना कहीं साइडवेज मूवमेंट अभी देखने को मिल रहा है। तो व्यू अभी हम फिलहाल पॉजिटिव साइड का ही मेंटेन करके चलेंगे। पहले जो 23,300 का लेवल था वो अभी सपोर्ट बन चुका है 22,950 का, और जब तक ये ब्रेक नहीं होता है पोजीशन हम यहाँ से होल्ड करके ही चलने की सलाह है। और रेजिस्टेंस की बात करते हैं टिम्पी जी, तो वापस वही 100 MA का रेजिस्टेंस आ चुका है, यानी कि 23,465 का लेवल है, लेकिन हम 23,500 का रेजिस्टेंस यहाँ पे पकड़ के चलेंगे। सो मोटा मोटी जो व्यू बन रहा है वो साइडवेज का ही है, और इस साइडवेज में ही फिलहाल जो पोजीशन है वो कैरी करके चलने की सलाह देंगे। कोई नई पोजीशन बनाने की सलाह फिलहाल नहीं रहेगी जब तक कल की जो वॉलेटिलिटी जो अभी एक्सपेक्टेड है वो सेटल डाउन ना हो जाए तब तक। एब्सोल्युटली कुणाल, बड़ा ही रैशनल नज़रिया और बड़े अच्छे तरीके से आपने समझाया, थैंक्स फॉर दैट। साइडवेज मोमेंटम और बड़ा इवेंट है तो उससे ठीक पहले कॉशियस नज़रिया अपनाना ही चाहिए, मैच्योर एटीट्यूड यही होगा। लेकिन चलिए अब सीधा आगे बढ़ते हैं, और जैसे कि हमने आपको कहा कि क्लोजिंग ट्रेड्स में हम क्लोजिंग कॉल्स के हमारे एक्सपर्ट्स की वो लेकर आएंगे स्टॉक स्पेसिफिक बाजार में इस वक्त के सिनेरियोज को देखते हुए कौन से स्टॉक्स हमारे एक्सपर्ट्स के रेडार पर क्लोजिंग ट्रेड्स की तरफ बढ़ते हैं। तमाम गेस्ट की पैनल इस वक्त और अन्य गेस्ट भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी एक एक कर उनके क्लोजिंग ट्रेड्स जानते जाएंगे। लेकिन जतिन गेडिया से शुरुआत करते हैं। गुड आफ्टरनून जतिन, आप बताइए कौन से स्टॉक्स पर इस पर आपकी नज़र है। और जतिन से ठीक पहले सचिन हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। सचिन, आपकी तरफ से स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन क्लोजिंग ट्रेड्स बताइए। गुड आफ्टरनून।
आफ्टरनून टू ऑल। वेल, मेरा पहला क्लोजिंग ट्रेड यहाँ पर रेन इंडस्ट्रीज में रहेगा। ओवरऑल अगर देखें डेली चार्ट्स पर एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स के ब्रेकआउट्स आज कंफर्म होते हुए नजर आ रहे हैं। स्ट्रेंथ स्टॉक के अंदर बनी हुई है, पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से वॉल्यूम भी गेन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे लगता है एक अच्छा स्पॉट कमिंग डेज में यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो रेन इंडस्ट्रीज में बाइंग की सलाह रहेगी एट करेंट मार्केट प्राइस। लोअर साइड में एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 137 का। अपसाइड पोटेंशियल टारगेट 152 तक देखने को मिल सकता है। मेरा दूसरा स्टॉक यहाँ पर MCX में रहेगा बाइंग के लिए, बिकॉज ओवरऑल देखें डेली चार्ट्स पर एक स्लाइड करेक्शन के बाद में स्टॉक वापस से रीगेन होता हुआ नजर आ रहा है, एक स्ट्रेंथ कंटिन्यू करता हुआ दिख रहा है। आज के ट्रेडिंग सेशंस में भी अगर हम देखें तो एक अच्छी स्ट्रेंथ स्टॉक के अंदर बनी हुई है। एंड डेली चार्ट्स पर एक पीनेंट काइंड ऑफ फॉर्मेशंस यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, विच इज अगेन बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न्स और इंडिकेट कर रहा है फर्दर स्ट्रेंथ को। तो मुझे लगता है यहाँ पर भी एक अच्छा स्पॉट देखने को मिल सकता है कमिंग डेज में। सो MCX हमें बाइंग की सलाह रहेगी एट करेंट मार्केट प्राइस। डाउन साइड में एक स्टॉप लॉस 5250 का मेंटेन करना रहेगा। यहाँ 2 टारगेट सजेस्ट करूंगा। पहला टारगेट होगा 5520 का और दूसरा टारगेट 5600 तक के लिए देख सकते हैं। ठीक है, सचिन जी के ये ट्रेड्स हो गए। कुणाल जी, आप बताइए कि आप क्या सलाह दे रहे हैं? दोनों बाइंग की और रहेगा। सबसे पहला जो है बैंक इंडिया है। आप देखिए बहुत ही बढ़िया चार्ट फॉर्मेशन बनाया है, ब्रेकआउट भी यहाँ पे देखने को मिला है। फ्लैग फॉर्मेशन उस ब्रेकआउट को आप कह सकते हो 1500 200 के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। रैली चार्ट तो एक रिवर्सल यहाँ पे हमें देखने को मिला है। बैंक इंडिया जो भी फिलहाल 111 के अराउंड है वो खरीदारी करके चलने की सलाह है। एसएल की बात करें तो रिसेंट का जो बॉटम है 106 वो हमारा एसएल रहेगा। टारगेट की बात करें तो 116 का पहला टारगेट है जो उसका रिसेंट का हाई भी हो, और ये जिस दिन ब्रेक होगा आपको 123 तक के भी टारगेट देखने को मिलेंगे। और दूसरा जो है वो जोमेटो है। बहुत बार जोमेटो को लेकर क्वेरी आई है, हमने उस क्वेरी के ऊपर रिप्लाई भी दिया है, लेकिन मैं सोचा कि आज जोमेटो का ही कॉल दे। 209 के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 199 जो इसका बॉटम है, और ये तीसरी बार है कि स्टॉक 199 के बॉटम के साथ बाउंस बैक दे रहा है। तो 199 का हम यहाँ पे एसएल मेंटेन करके चलेंगे। टारगेट की बात करते हैं 217 का पहला टारगेट है, और वो जैसे ब्रेक होता है आपको 230 तक का दूसरा टारगेट भी देखने को मिल सकता है। तो जोमेटो यहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। ठीक है, जोमेटो खरीदने की सलाह है, बैंक ऑफ इंडिया को भी बाय करने की सलाह है। दोनों के टारगेट और स्टॉप लॉस आपकी स्क्रीन पर हैं। जोमेटो के लिए टारगेट 217 और 230। देखिए 200 रुपये वाले जो सपोर्ट को बार बार कम से कम रेस्पेक्ट किया है जोमेटो ने। हालांकि बाजार चला था, जोमेटो ने इसमें पार्टिसिपेट किया नहीं था। होपफुली यहां से अब चले, और इस टारगेट का आप ध्यान रखिएगा। 217 230 ठीक ठाक पैसे बन जाएंगे इस टारगेट के लिहाज से भी। 210 रुपये का भाव है जोमेटो के लिए। एक और शेयर जो गिरता है लेकिन बार बार संभल रहा है, कुणाल जी आपसे ही व्यू चाहिए, और वो है डिक्सन टेक का। अभी भी बड़े साइज का है। हमने 18-19 हज़ार रुपए के भाव देखे हैं डिक्सन टेक में। 13,500 14,000 के रेंज में फिलहाल ये शेयर है। डिक्सन की जो तेजी आज आई है, इसको आप कितना सस्टेनेबल मानते हैं? और किसी की मान लीजिए अगर लॉन्ग है इसमें, अगर पोजीशन को क्या होल्ड करें, या फिर जो प्रॉफिट मिले उसको समेटते रहें और लोअर लेवल पर मौके देखें फिर से? मैं कहूंगा कि जो पोजीशन बनाई है उसको होल्ड करके चलने की सलाह रहेगी। मैं यहाँ तक कहूंगा कि नई पोजीशन बना के चलने की सलाह है। लोअर लेवल पे ऐसे थोड़ा सा बढ़ाएगा 12,700, तो ऐसे अमाउंट भी बढ़ी है, तो 12,700 का हम यहाँ पे एसएल मेंटेन करके चलेंगे। और स्टॉक फिलहाल 13,400 के अराउंड है, यहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह है। 14,700 पहला टारगेट है, और जिस दिन ये लेवल ब्रेक हुआ आपको वन वे डायरेक्शन में 2,000 पॉइंट का उछाल देखने को मिलेगा, यानी कि 16,700 तक की भी लेवल स्टॉक दिखाने के लिए रेडी हो सकता है। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। 12,700 के एसएल के साथ प्रेजेंट लेवल पे पोजीशन बना के चलने की सलाह रहेगी। चलिए, तो खास सेगमेंट निकुंज की नज़र का समय हो गया है। इटिनो और इटिनो स्वदेश के एडिटर इन चीफ निकुंज डालमिया स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ गए हैं। निकुंज सर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। सभी की नज़रें फिर से हैं, अल्टीमेटली वो दिन आ गया, रेसिप्रोकल टैरिफ पर डोनाल्ड ट्रंप फैसला लेंगे। आप इसे सर किस तरह से देख रहे हैं? बाजार में हालांकि हम कोई ऐसी घबराहट देख नहीं रहे हैं, लेकिन कोई ऐसे की पॉकेट्स, की सेगमेंट जहां पर आपको लगता है कि सतर्क रहने की ज़रूरत है? मेरा तो डिम्पी जी भी शो में, क्या बात है, सुबह मैसेज नहीं आया आपका? व्हाट्सएप आता था जो मार्केट में। हाँ नहीं,
सर आज नहीं, ही नहीं, आज नहीं आया था, नहीं मैं आया था। समझ गया था आप इसी से शुरू कर सकते नहीं, हैं, मैंने आज इसलिए नहीं थोड़ा आया मुंह नीचे कर रखा था। मैं थोड़ा मुंह इसलिए नीचे कर रखा था, इसके लिए माफी। नहीं जी। सर आज थोड़ा ना, मैं एक्चुअली आपको सही बात बताऊं तो मेरा आज फोन ना सुबह हैंग हो गया, मैं आपको मैसेज नहीं कर पाया, नहीं तो अदरवाइज आपको मैं रोज भेजता चलो हूं, चलो please। लुक फॉरवर्ड करते हैं कल के लिए। देखिए मेरा मानना है अभिषेक कि जो टैरिफ है Sure, ये sir. एक तरफा बाइनरी इवेंट नहीं है। इसके अंदर हो सकता है कि कल क्लैरिटी भी देखने को ना मिले, बिकॉज इतनी बड़ी ऐलान एक दिन के अंदर आना, एक महीने के अंदर रेडी होना, मुझे नहीं लगता होगा। बिकॉज टैरिफ की, देखिए टैरिफ के पीछे पूरा खेल क्या है। अमेरिका का जो फिजिकल डेफिसिट है इस समय काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, जिसे हम डेट बोलते हैं, फिजिकल डेफिसिट हिंदुस्तान में उनका डेट काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। वो कुछ भी करना चाहते हैं जिससे उनका डेट कम हो, वैसा करना चाहते हैं जिससे अमेरिका की इनकम बढ़े और उनका जो खर्चा है वो कम हो। जो टैरिफ है एक दिन में पूरी तरह से मुझे नहीं लगता कि आएगा और पूरी तरह से इम्प्लीमेंट होगा। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो कितनी बार हमने देखा कि चाइना और मेक्सिको के टैरिफ को लेकर के वाद विवाद हुआ। उसके बाद हमने देखा ऑटो टैरिफ को लेकर के कितने दिनों तक वाद विवाद हुआ। तो मुझे नहीं लगता है कि कल हमें पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी, और जो भी अनाउंसमेंट्स आते हैं कोई गारंटी नहीं है कि उसके अंदर रोल बैक या फिर उसके अंदर चेंजेस नहीं आएंगे। तो पूरी प्रकार से क्लैरिटी आना मुझे नहीं लगता है कि कल संभव है। मगर अज्यूम करते हैं कि कल हमें कुछ अनाउंसमेंट्स मिल जाएं, तो हमें समझना पड़ेगा कि मार्केट में क्या पोजिशनिंग है। दो कंट्रीज जिसमें सबसे ज़्यादा टैरिफ लगा है वह मेक्सिको और कनाडा। दोनों स्टॉक मार्केट्स इस साल ऊपर हैं। तो टैरिफ को लेकर के मार्केट घबराया था, टैरिफ्स को लेकर मार्केट चिंतित था, मगर इस समय मार्केट्स के अंदर मुझे लगता है कि एक प्रकार का एडजस्टमेंट हो चुका है कि भाई टैरिफ आ रहे हैं, आपको सावधान रहना पड़ेगा, आपकी दुनिया बदलेगी। दूसरी बात करते हैं अमेरिका की। अगर अमेरिका में बात करें तो पहली बार बड़ा ही अचंभित सा माहौल है कि अमेरिका जो टैरिफ लगा रहा है वहाँ के मार्केट में ज़्यादा गिरावट है, और अदर इमर्जिंग मार्केट्स लाइक इंडिया एंड चाइना जहाँ पर टैरिफ आ रहे हैं वहाँ पर ज़्यादा गिरावट नहीं आई है। फिर टैरिफ से क्या उम्मीद करनी चाहिए, क्या वो बेंचमार्क नंबर है जिसको देख करके हम बोल सकते हैं अच्छा है खराब है। मेरे हिसाब से एनीथिंग अबव 25% विल सरप्राइज द मार्केट, एनीथिंग बिलो 20% विल प्लीज द मार्केट। तो 20 से 25% की टैरिफ की कैटेगरीज अगर आती हैं तो उससे मुझे नहीं लगता कि मार्केट को चिंतित होना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर पिछले हफ्ते ऑटोज़ पर टैरिफ आया था कि यूरोप से आने वाली गाड़ियाँ, चाइना से आने वाली गाड़ियाँ सब पर टैरिफ लगेगा। अब देखिए क्या हुआ, टोयोटा का शेयर एक दिन गिरा फिर बढ़ गया, टाटा मोटर का शेयर 2 दिन गिरा फिर गिरना रुक गया। 25% ऑटो टैरिफ आ चुका है। ऑटो इंडस्ट्री अमेरिका की एक बड़ी इंडस्ट्री है। इंडिया का एक्सपोर्ट्स यूरोप में, यूएस में इतना ज़्यादा नहीं है तो इंडिया को फ़र्क नहीं पड़ा, मगर टैरिफ को लेकर के कोई बहुत ऑटो स्टॉक्स के अंदर ग्लोबली हमने नहीं देखा कि कोई बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिला है। तो टैरिफ आ रहे हैं, मार्केट को पता है अगर 20 से 25% टैरिफ आएंगे, रिटेलिटरी टैरिफ्स आएंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि उससे मार्केट इतना चिंतित होगा। एक और बात मैं बता देता हूँ कि अगर आप दुनिया के सारी कंट्रीज़ में देखें तो वहाँ पर रिटेलिएशन, पहले अमेरिका ने टैरिफ लगाया फिर उसके बाद रिटेलिटरी टैरिफ आए थे, जैसे कि मेक्सिको या फिर हमने देखा कनाडा ने जो करा था। हमारी समझ ये है कि इंडिया हैज़ ऑलरेडी मेड अ प्रपोजल कि भाई हम मानते हैं कहाँ कहाँ पर रेट्स ज़्यादा हैं इंपोर्ट के, आइए मिलकर बात करते हैं, हम साथ चलते हैं, और हम आपको ऑलरेडी आप टैरिफ लगाने से पहले हमारी सुन लीजिए और हम कुछ आपको ऑलरेडी डिस्काउंट या हम कुछ ऑलरेडी आपको कुछ ऑफर कर रहे हैं टेबल पे लेकर के, जिसकी वजह से टैरिफ का इम्पैक्ट इंडिया पर कम आएगा। ये मेरा मानना है। देखो सर, एग्जैक्टली यही डाटा भी हमको भी शो हो रहा है, नंबर्स में भी हम डेरिवेटिव्स भी चेक करते हैं, ऑप्शंस चेंज वगैरह सब चेक किए जो आप बोल रहे हैं, और यही स्टांस थोड़ी देर पहले हम डाटा के जरिए दर्शकों के सामने भी रख रहे थे। तो एग्जैक्टली जो आपने बात बोली है सर, लेकिन टैरिफ के अलावा भी मार्केट्स में 2-3 चीज़ें और हैं जो धीरे धीरे करके नोटिस होनेंगी। फर्स्ट इज अर्निंग्स। हम फाइनेंशियल ईयर के अंदर भी हैं, Q1 भी शुरू होगा। इस बार की अर्निंग्स कितनी इंपॉर्टेंस रखती हैं और मार्केट इस पे रिएक्शन देगा, या उसको 2 अर्निंग्स और चाहिए रिएक्शन देने के लिए, दिवाली पे देगा? नहीं डिम्पी, अर्निंग्स इंपॉर्टेंट है बिकॉज मार्केट नीचे से बढ़ चुका है, और मार्केट नीचे से इसलिए बढ़ा है बिकॉज फ्लोज वापस आए थे और उम्मीद है कि अर्निंग्स बेटर रहेंगी। अर्निंग का जो स्लो डाउन है 2 क्वार्टर तक आ चुका है। Q2 खराब था, Q3 खराब था। मुझे नहीं लगता कि Q4 को लेकर के मार्केट डिसअपॉइंटमेंट के लिए प्रिपेयर्ड है, बिकॉज मार्केट अर्निंग से पहले डेटा देखता है। हम डेटा क्या देखते हैं? हाई फ्रीक्वेंसी डेटा, GST का जो डेटा आया था 10% ग्रोथ, अच्छी ग्रोथ। ऑटो का डिस्पैच डेटा जो कि मार्च का आया था, कल और आज में है, वो अच्छे थे। अगर आप देखें इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन का डेटा, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन की डिमांड भी 5-6% है, जिसके अंदर सीधा इंडिकेशन है कि डिमांड आ रही है। और छठा और उसके बाद एक और पॉइंट है PMI डेटा, जो कि 52-53 से बढ़ के करीब 60 के आसपास हो गया।
जिसका मतलब है कि मैक्रो एक्टिविटी चालू हो चुकी है, महंगाई भी कम है, रेट कट भी आ चुके हैं, लिक्विडिटी भी जा चुकी है, स्टॉक प्राइसेस भी ऊपर है। तो अर्निंग्स को लेकर के नाउम्मीद मार्केट नहीं है। अगर अर्निंग्स अच्छी नहीं आती हैं तो स्टॉक रिएक्शन ज़रूर देखने को मिलेगा। बहुत अच्छे नंबर्स आएंगे तो अच्छा रिएक्शन, अगर ठीक ठाक नंबर आएंगे तो नो रिएक्शन, और अगर ख़राब नंबर आएंगे तो फिर बड़ा ही नेगेटिव रिएक्शन आ सकता है। एब्सोल्युटली। गुड आफ्टरनून निकुंज सर, अर्निंग्स की जहां हम बात कर रहे हैं तो फिर सेक्टर स्पेसिफिक अर्निंग्स को मद्देनजर रखते हुए और ये इंपॉर्टेंट इवेंट से ठीक पहले भी अगर हम देखें, इमर्जिंग मार्केट से ज़्यादा नर्वसनेस यूएस मार्केट्स में नजर आ रही है। सो डोमेस्टिक मार्केट्स के लिए कौन से सेक्टर्स होने चाहिए रेडार पर आपके हिसाब देखिए, से? हम कई दिनों से बात कर रहे हैं वैल्यू रिटेल पे नज़र रखिए। मैं कई दिनों से बोल रहा हूँ कि वैल्यू रिटेल पे आपको नज़र रखनी चाहिए। वैल्यू रिटेल पे आपको क्यों नज़र रखनी चाहिए? क्योंकि 2023-24 का थीम था क्विक कॉमर्स, जल्दी ऑर्डर करो जल्दी पाओ, जल्दी ऑर्डर करो जल्दी पाओ, डिस्काउंट में चीज़ आएगी, छोटी आएगी, और आप बार बार ऑर्डर करते रहते हैं। तो क्विक कॉमर्स एक सक्सेस रहा है, मगर जोमेटो, ब्लिंकिट और स्विगी, इंस्टामार्ट की सक्सेस के बाद इसके अंदर सब बड़े कॉर्पोरेट्स इस समय आ चुके हैं। टाटा आ चुका है, रिलायंस आ चुका है। अब तो आप क्विक कॉमर्स के ऊपर आप फ्रिज ऑर्डर कर सकते हैं, एसी मंगा सकते हैं, शादी का सामान मंगा सकते हैं। तो क्विक कॉमर्स का जो बड़ा ट्रेंड था, मुझे लगता है कि वो थमने लगा है, क्योंकि इसके अंदर अभी भी कंपनीज बर्न कर रही हैं। मगर पिछले 2 साल के अंदर वैल्यू कॉमर्स के अंदर हमने देखा गिरावट देखने को मिली थी। इसका प्रमुख कारण था कि इन्फ्लेशन ज़्यादा थी। इसका प्रमुख कारण था कि छोटे शहरों के अंदर हमने देखा कि कोविड के बाद जो के शेप रिकवरी थी वो ज़्यादा अच्छी नहीं थी, और वैल्यू रिटेल स्टॉक्स महंगे हो चुके थे कोविड के बाद, इनके अंदर गिरावट देखने को मिली। मगर अब चक्र उल्टा चल रहा है। देखिए, मार्केट के अंदर हमें ये समझना चाहिए कि पेंडुलम होता है। जैसे हम हिंदी में कहते हैं कि कभी धूप कभी छाया। तो एक्सट्रीम ऑप्टिमिज्म हो गया था क्विक कॉमर्स के अंदर, और एक्सट्रीम पेसिमिज्म हो गया था वैल्यू रिटेल के अंदर। वैल्यू रिटेल मुझे क्यों अच्छा लगता है, आज का भाव देखिए। हम आई थिंक अभिषेक अपन लास्ट वीक भी इस पे बात कर रहे थे कि क्विक कॉमर्स से हटके वैल्यू रिटेल में आना चाहिए, क्योंकि नंबर 1 जीएसटी रैशनलाइजेशन आएगा, जिसका सीधा प्रभाव वैल्यू रिटेल को पड़ता है। नंबर 2 टैक्स कट, जो हम जिसकी बात कर रहे थे, उस अब इस महीने से टैक्स कट एप्लीकेशन होंगे जहां आपके हाथ में कैश आएगा। और चौथा, अगर आप देखें तो इस सेक्टर के अंदर भी हम देख रहे हैं कि एक बड़ा सा कंसोलिडेशन हो रहा है, जिसकी वजह से चीज़ें ठीक हो रही हैं। और अभी जो इनके ग्रोथ नंबर्स हैं, मैं वी मार्ट के नंबर्स देख रहा था, मैं स्टाइल बाज़ार के नंबर देख रहा था, सुबह सुबह जो नंबर्स आए हैं, इनके जो क्वार्टरली डिस्पैच की रिपोर्ट्स आती हैं, उसके अंदर भी अच्छी खासी डबल डिजिट ग्रोथ आ रही है। तो एक तरफ इकॉनमी स्लो डाउन कर रही है, मगर वैल्यू रिटेल के अंदर बेस इफेक्ट की वजह से डबल डिजिट ग्रोथ आ रही है। तो कुल मिलाकर के मुझे लगता है कि अगर 23-24 क्विक कॉमर्स स्टॉक्स का समय था, तो 24-25 या फिर 25 और 26 वैल्यू रिटेल का समय हो सकता है। एब्सोल्युटली। निकुंज सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और ये सारी की सारी एनालिसिस मार्केट पर, आपके सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच और टैरिफ अनाउंसमेंट से ठीक पहले आपके एनालिसिस हमारे साथ शेयर करने के लिए थैंक यू सर। तो चलिए, एक इम्पॉर्टेंट इवेंट और ये इवेंट अनाउंसमेंट और इससे जुड़ी सारी के सारे टेकअवेज आज देर शाम तक हमारे सामने होंगे, लेकिन कल सुबह भी 7 बजे से लगातार ईटी नाउ स्वदेश दोनों ही चैनल्स पर इसके टेकअवेज, इसके इम्पैक्ट, इसका एक्शन किस तरह का बनता हुआ दिख रहा है, और साथ साथ ग्लोबल एक्सपर्ट्स और साथ ही सारे के सारे बाजार के एक्सपर्ट्स का जमावड़ा होगा। तो आपको टैरिफ से जुड़े सारे के सारे अनाउंसमेंट्स, जो बड़ी इवेंट इस वक्त पैन आउट होती हुई दिख रही है, इससे जुड़ी सारी की सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स ईटी नाउ स्वदेश पर मिलती रहेगी। लेकिन चलिए, मूविंग ऑन अगेन टू द मार्केट, 23,300 के लेवल्स पर करीब 150 अंकों की मजबूती का इस वक्त रुझान निफ्टी में आप देख पाएंगे। बैंक निफ्टी, बैंक्स फाइनेंशियल्स में भी एक्शन है, ब्रॉडर मार्केट में भी मजबूती है। हमारे एक्सपर्ट से लगातार मार्केट पर उनका एनालिसिस हम जान रहे हैं, और इसी कड़ी में हमारे साथ अब जतिन गेड़िया भी जुड़ गए हैं मिरर असेट शेर खान से। जतिन, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मार्केट को आज किस तरह रीड कर रहे हैं आप, और सीधे आपके स्टॉक्स भी बताइएगा, कौन से स्टॉक्स हैं आपके रेडार पर? गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं मार्केट में एक इवेंट के पहले थोड़ी तेजी दिखने को मिल रही है। 23,100 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। हमें लगता है कि मार्केट ने वो रिस्पेक्ट किया है उस सपोर्ट को, और हमें लगता है कि अपसाइड की तरफ एक मूव देखने मिलना चाहिए। नाउ मूविंग ऑन टू माय ट्रेड रिकमेंडेशंस, हमें लगता है स्पेशलिटी केमिकल में से एसआरएफ में एक बुलिश अच्छा खासा लास्ट वीक में एक पुल बैक हुआ था सपोर्ट के तरफ। 40 डे का एवरेज को होल्ड किया है, रिस्पेक्ट किया है, और वहां से एक फ्रेश लेग ऑफ अप मूव स्टार्ट किया है। हमें लगता है कि एक अपसाइड की तरफ एक मूव देखने मिलना चाहिए। स्टॉप लॉस रहेगा 2900 का, और ऊपर में टारगेट रहेंगे
3055 और 3125 के। तो SRF पहला पिक रहेगा। दूसरा रिकमेंडेशन होगा कैपिटल मार्केट स्पेस में से CAMS कैम्स। कैम्स में हमने देखा है कि पैटर्न वाइज एक बुलिश फ्लैग पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है। हमें लगता है कि आने वाले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में ये पैटर्न का ब्रेकआउट ऑन दी अपसाइड हमें देखने मिलना चाहिए। तो कैम्स लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना होगा 3648 का और ऊपर में 2945 के टारगेट रहेंगे। तो चलिए SRF पर खरीदारी की राय और साथ ही एक्सचेंज एंसिलरी लगातार हमारे एक्सपर्ट्स के रेडार पर है। MCX पर भी क्लोजिंग ट्रेड में कॉल आपको मिली और अब कैम्स पर भी खरीदारी के मौके। टारगेट स्टॉप लॉस स्ट्रैटेजी आपके स्क्रीन पर। SRF 3055 के लेवल्स, उसके बाद 3125 तक भी जाने का दमखम रखता है। करीब 3% की तेजी के साथ ही स्टॉक ट्रेड करता हुआ। स्टॉप लॉस 2900 का आपको लगाना होगा और साथ ही कैम्स पर भी खरीदारी के मौके इस वक्त बनते हुए। बहुत ही खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं। इनफैक्ट मैं उनको अपना मेंटोर भी बोलता हूँ और उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है और उनका नाम है सुदीप बंदोपाध्याय। सुदीप सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। मेरे को तो याद ही नहीं है कि मैं कब से आपसे सीख रहा हूँ। सालों साल हो गए, कई अध्याय आपसे पढ़े, कई चीज़ें मार्केट की हमने सीखी है। आज उसी तरह की एक इंटेलिजेंस वाले आपके मैसेज का मैं वेट कर रहा हूँ। और क्वेश्चन ये है कि सर, जब डोनाल्ड ट्रंप रेसिप्रोकल टैक्सेस के बारे में बोल रहे होंगे या आज शाम को बात रखेंगे या कुछ भी रखें, तो इंडियन मार्केट्स पे उसका कुछ इम्पैक्ट होगा या फिर एक छोटा सा एक ब्लिप होगा और बाद में निकल जाएगा? ये सब चीज़ डिस्काउंटेड है ओवरऑल मार्केट्स के अंदर, आपको लगता है सर? दो चीज मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे। पहली बात तो याद रखना पड़ेगा कि इंडिया और यूएस का ट्रेड रिलेशन बहुत छोटा है। ये अगर ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो ट्रेड रिलेशन इतना बड़ा कुछ नहीं है जो कि इंडिया के ऊपर बहुत ज्यादा असर आएगा अगर ऐसा कोई बहुत बड़ा टैक्स टैरिफ लगता भी है। तो पहली बात तो ये याद में रखना होगा। दूसरी बात, आपका कहना बिल्कुल सही है, मार्केट ने बहुत हद तक इसको डिस्काउंट कर लिया है और उम्मीद यह है कि ये इवेंट के बाद I think market will fully discounted and keep moving upwards. दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे याद रखना कि डोमेस्टिक मार्केट के जो संकेत हैं वो सारे पॉजिटिव आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि इन्फ्लेशन के आंकड़े कम हो रहे हैं और ये आरबीआई को हेल्प करेगा ब्याज दर घटाने के लिए, जो कि इकोनॉमी के लिए बहुत जरूरी है और मार्केट के लिए भी ये बहुत पॉजिटिव साबित होगा। जैसे हम जानते हैं कि सामने आरबीआई का क्रेडिट पॉलिसी आ रहा है और उम्मीद यह है कि वहां पे आरबीआई की तरफ से अच्छा खासा ब्याज दर में कटौती की जाएगी। 25 बेसिस पॉइंट तो कुछ हद तक मान के चल रहे हैं लोग, 50 बेसिस पॉइंट भी कट हो सकता है और अगर ऐसा हुआ तो मार्केट के लिए बहुत अच्छा पॉजिटिव होगा। जरूर ध्यान रहेगा कॉर्पोरेट नतीजों पे जो कि आना चालू हो जाएगा अगले हफ्ते से, और मॉनसून के प्रेडिक्शन पे, दोनों पे ध्यान रहेगा। पर ओवरऑल इंडिया का इकोनॉमी का जो ट्रेजेक्टरी है वो फिर पॉजिटिव रेंज में, जोन में जा रहा है। जो डिमांड में कमी थी, जो रूरल डिमांड पहले कमी थी, फिर अर्बन डिमांड में कमी थी, वो डिमांड पिकअप होते हुए दिख रहा है। क्रेडिट डिमांड बढ़ रहा है। कुछ पॉकेट्स में, कुछ सेक्टर्स में अभी भी दिक्कतें हैं, बट बाय एंड लार्ज थिंग्स आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। हाँ, ये टैरिफ लेके जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी बना हुआ है उसका असर मार्केट पे और उसका असर इकोनॉमी पे भी कुछ हद तक दिख रहा है, पर हमारा मानना तो ये है कि बहुत हद तक ये डिस्काउंट हो चुका है। इंडिया पे इतना बड़ा कोई असर नहीं होगा क्योंकि इंडिया का ट्रेड रिलेशन इसके साथ बहुत बड़ा नहीं है। सो हम लोगों को आगे की तरफ देखना चाहिए और आगे की बात करनी चाहिए। टैरिफ हो गया, कल वैसे भी खत्म हो जाएगा इस पे डिस्कशन। बिल्कुल आपकी ठीक है सर, एक तो छोटा है और दूसरा डिस्काउंटेड है। ये काफ़ी हद तक मेरे को आपके मैसेज से समझ में आ रहा है। लेकिन सर, मैं अगर ये छोटा भी और ये डिस्काउंटेड भी है तो मार्केट चर्न कैसे करेगा? फिर ये चर्निंग करते समय अर्निंग्स को वेटेज देगा? ये सेक्टोरल चर्निंग में ऑटो और आईटी जो अभी नहीं चले हैं उनको ज़्यादा वेटेज देगा? फिर मार्केट मूव ऑन कैसे करेगा सर? दो चीज पे ध्यान रखिए। एक तो आईटी बहुत हद तक डिपेंड करता है यूएस में क्या होता है। अब इसके साथ टैरिफ का रिलेशन तो है पर डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। अगर ये टैरिफ और ये सब जो मेजर्स यूएस प्रेसिडेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन ले रहा है, इसके चलते यूएस में एक रिसेशन का या स्लो डाउन का माहौल आ जाए, ब्याज दरें बढ़ना चालू हो जाए या ना घटे,
तो यूएस इकोनॉमी में स्लोडाउन के कारण यूएस आईटी बजट्स, यूएस कॉरपोरेशन का आईटी बजट नहीं बढ़ेगा, समवेयर कट भी देखने को मिल सकता है, कुछ प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं उसमें टेम्पोररी स्टॉल किया जा सकता है, फ्रेश ऑर्डर्स देना बंद कर देंगे यूएस कॉरपोरेशंस। तो ये इंडियन आईटी के लिए हानिकारक है। 50% प्लस अर्निंग बाय एंड लार्ज यूएस से आता है इंडियन आईटी कंपनीज का। तो आईटी में मैं तो सतर्क रहने की सलाह दूंगा जब तक यूएस में स्टेबिलिटी ना आए, और अभी बिल्कुल स्टेबिलिटी नहीं है। अगले हफ्ते क्या होगा कोई नहीं बता सकता विद कॉन्फिडेंस, तो यहां पे तो बिल्कुल सतर्क रहना चाहिए। अब रही बात ऑटो की, ऑटो में मैं दो चीज कहना चाहूंगा। पहला तो डोमेस्टिक फोकस्ड ऑटो कंपनीज पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये टैरिफ लेके जो हल्ला, जो शोर मचा हुआ है, और इसका असर किस पे कितना कैसे होगा ये बताना मुश्किल है। जैसे टाटा मोटर्स हम लोग जानते हैं कि उनका करीबन लगभग 25% उनका सेल जैगुआर लैंड रोवर का यूएस में होता है। अब अगर टैरिफ बहुत बड़ा आ गया, यूएस में कुछ ड्यूटीज बढ़ गए हैं, और जैसे उन्होंने ऑलरेडी बोला है कि 25% नॉन यूएस मैन्युफैक्चर्ड व्हीकल पे 25% ड्यूटी होगा, तो ये सब का असर टाटा मोटर जैसे कंपनी पे जरूर आएगा। कुछ ऑटो कंपोनेंट्स कंपनीज यूएस के बाहर मैन्युफैक्चर करके यूएस में बेचते हैं, वहां पे क्या असर होगा अब ये सब बताना बहुत मुश्किल है। पर डोमेस्टिक फोकस्ड ऑटो कंपनीज, मैं एक नाम भी दे रहा हूं, महिंद्रा का बाय एंड लार्ज बिजनेस इंडिया में है। एसयूवी में अभी अगर आप देखें पिछले महीने के आंकड़े भी देखेंगे, उनके नंबर सबसे बेहतरीन आए हैं। ट्रैक्टर्स में पिकअप हो रहा है, ईवी में उनका अच्छा खासा स्ट्रैटेजी, अभी तक कुछ ग्राउंड पे कुछ आया नहीं है, पर स्ट्रैटेजी और जो व्हीकल लॉन्च करने की बात कर रहे हैं इंटरेस्टिंग लग रहा है, और वैल्यूएशन के लिहाज से भी अभी भी अट्रैक्टिव लग रहा है। तो इंडिया फोकस्ड ऑटो कंपनीज पे ध्यान देना चाहिए। जो ज्यादा यूएस में काम करते हैं या यूएस मार्केट से जुड़ा हुआ है, वहां पे थोड़ा सतर्क रहना जरूरी होगा। कह सकते हैं कि गागर में सागर भरने का काम किया है, और हम बार बार देखिए इस मुद्दे को इसलिए टच कर रहे हैं क्योंकि आप लोग जानना चाहते हैं, और अब इसके जितने भी पहलू हो सकते हैं उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, और एक एक चीज़ डिकोड कर रहे हैं कि अगर रेसिप्रोकल टैरिफ मान लीजिए अमेरिका अगर लगाता भी है, उसका क्या असर हो सकता है, और कौन सी कंपनीज इम्यून रहेंगी, उसके बारे में तो आपको गाइड कर ही दिया सुदीप सर ने। M&M भाव भी सही है, 2800 रुपये था, अभी थोड़ा सा हाल फिलहाल करेक्शन फिर से आया ऊपरी स्तरों से, प्रॉफिट टेकिंग फिर से हमने देखी है, और अभी 2600-2650 रुपये के रेंज में आकर ये शेयर कारोबार कर रहा है। एक्सक्लूसिव खबर की बातचीत करेंगे। टैरिफ से बचने और अमेरिका के साथ संबंध और मजबूत करने के लिए भारत ने अमेरिका के साथ कई स्ट्रेटजिक और इकोनॉमिक साझेदारी की तैयारी कर ली है। वो क्या साझेदारियां होंगी, वो क्या करार हो सकते हैं, जरा इसकी डिटेल समझते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी समीर दीक्षित जुड़ गए हैं। समीर बताइए क्या अपडेट्स हैं आपके पास? भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक रिश्तों को और मजबूत करने के लिए और तमाम नए क्षेत्रों में असीम संभावनाओं को तलाशने के लिए इस वक्त कई सेक्टर्स पर चर्चा चल रही है दोनों देशों के बीच में। और एक सेक्टर जिस पे सबसे ज़्यादा फोकस बना हुआ है वो है डिफेंस और एरोस्पेस। ऐसा इसलिए क्योंकि सूत्र ये बता रहे हैं कि एरोस्पेस सेक्टर में भारत अमेरिका के कई कंपनीज के लिए दरवाजे खोल सकता है, उनको पॉलिसी सपोर्ट मुहैया करा सकता है। इसके एवज में भारत अपने एरोस्पेस, डिफेंस या यूं के एविएशन इकोसिस्टम को और मजबूत करने के लिए उम्मीद बांधे आगे कदम बढ़ा रहा है। अगर तस्वीर के नज़रिए से देखें तो अभी अमेरिकन कंपनी जैसे बोइंग, रोल्स रॉयस, कॉलिन एरोस्पेस ये इस वक्त भारत में लगातार निवेश कर रही हैं। बोइंग की अगर अकेली बात करें तो यहाँ से उसकी जो आउटसोर्सिंग है वो $1 बिलियन से ज़्यादा है, जिसको अगले 5 से 7 सालों में वो डबल करने की तरफ देख रहा है। कॉलिन एरोस्पेस ने हाल ही में $200 मिलियन निवेश किया है भारत में R&D सेगमेंट में। रोल्स रॉयस भी अपने निवेश को 2 गुना करना चाहता है अगले 5 सालों में। ये रही अमेरिकन कंपनियों की बात में। लेकिन अगर भारत के नज़रिए से बात करें तो भारत एक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बनना चाहता है। उसकी महत्वाकांक्षा है कि वो एक कमर्शियल एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर कर पाए और अपनी मौजूदा MRO इकोसिस्टम को और मजबूत कर पाए, और इसमें वो अमेरिकन कंपनीज का पार्टिसिपेशन या उनका सहयोग चाह रहा है। तो एरोस्पेस एक सेगमेंट है जहाँ पर दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन साबित हो सकती है। यही वजह है कि भारत की तरफ से इस सेक्टर में अमेरिकन प्लेयर्स के लिए एक तरीके से दरवाजे खोलने की बात कही जा रही है, और नेगोशिएशन टेबल पे इसको एक बहुत प्रमुख सेक्टर के तौर पे इस पर चर्चा होने की बात यहाँ पर कही जा रही है। और सूत्र ये बता रहे हैं कि जब तक इसमें कोई फाइनल शेप लिया जाएगा, ये माना जा रहा है कि इस सेक्टर में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आने वाले वक्त में हो सकता है। ठीक
ठीक है समीर, शुक्रिया। तो एरोस्पेस और डिफेंस के क्षेत्र में साझेदारी जो भारत की है ऑलरेडी काफ़ी अच्छी है और यहाँ से मजबूत हो सकती है। HAL आप देखिए हल्के से गेंस के साथ कारोबार कर रहा है। कुणाल जी, चार्ट तो आपको मजबूत दिख ही रहा होगा, क्योंकि पिछले महीने भर की बात करें तो करीब 30 से 35% के आसपास की तेजी आ चुकी है HAL में। हाल फिलहाल उनको 63,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर भी मिला है। आप जरा चेक करके बताइए कि डिफेंस में HAL पर ही भरोसा आप करेंगे या फिर कोई और भी शेयर है जहां पर लगता है कि अच्छी स्ट्रेंथ हो सकती है यहाँ से? सबसे पहले HAL की बात कर लेते हैं। एक रेजिस्टेंस फिलहाल HAL में देखने को मिल रहा है 200 डेज एमए का। कल के दिन में भी हाई देखिए 200 एमए के ऊपर था, लेकिन क्लोजिंग 200 एमए के नीचे है, तो फिलहाल इसको अवॉइड करके चलने की सलाह देंगे जब तक ये स्टॉक ऊपरी लेवल पे आपको 4,370 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है, क्योंकि उसके बाद आपको वन वे रैली में 4,800 और उसके बाद 5,000 तक के भी लेवल आपको स्टॉक दिखा सकता है। तो कॉन्फिडेंस मूव आपको 100 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर ही देखने को मिलेगी। ना HAL को छोड़ के अगर दूसरे स्टॉक की बात करें जहां पे एक अच्छी खासी मोमेंटम अगर देखने को मिले, तो नो डाउट BEL एक ऐसा स्टॉक है जहां पे आज एक गिरावट तो जरूर से देखने को मिली है, लेकिन स्टॉक ने देखने जाए तो 274 का लो बनाने के बाद 282 के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और आप देखिए 275 274 के अराउंड ही स्टॉक के पास मल्टीपल सपोर्ट है, तो एक बाउंस बैक का एक्सपेक्टेशन आज के दिन में और कल के दिन में आप रख सकते हो। खरीदारी करके चलने की सलाह है। 281 के अराउंड है, 274 का हम यहाँ पे SL मेंटेन करके चलेंगे। और टारगेट की बात करें तो जिस हिसाब से स्टॉक ट्रेड कर रहा है, हमें ऊपरी लेवल पे स्टॉक में 287 का पहला टारगेट देखने को मिल सकता है, और ये जैसे ही ब्रेक होता है 295 तक के भी टारगेट यहाँ पे स्ट्रेच होते हुए हमें देखने को मिल सकते हैं। सो BEL के ऊपर फोकस करके चलने की सलाह है। बाउंस बैक के लिए खेल सकते हैं यहाँ पे। पर फोकस जरूर करें, यहाँ पर बाउंस बैक की पूरी गुंजाइश, खरीदारी की राय यहाँ पर बनती हुई। ओवरऑल टेक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड पर और साथ ही भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड पर कुणाल की तरफ से यहाँ पर आता हुआ। सुदीप सर, गुड आफ्टरनून। मानसी दिस साइड। टैरिफ इम्प्लीकेशंस की जहाँ हम बात कर रहे थे, रेसिप्रोकल टैरिफ्स की जहाँ हम बात कर रहे थे, उसी पर एक सवाल है जिस पर आपकी राय मैं जानना चाहती हूँ सर। एक तो द एंटायर वर्ल्ड कह सकते हैं कि लिबरेशन डे एज दे से इसका इंतजार कर रहा है, किस तरह से टैरिफ को लेकर अनाउंसमेंट्स आएंगे इसका इंतजार कर रहा है। इसी में भारत भी क्लोजली मॉनिटर कर रहा है रेसिप्रोकल टैरिफ्स को लेकर किस तरह के डेवलपमेंट्स आएंगे विच कैन इम्पैक्ट द इकोनॉमी। सर 3 सिनेरियोज बताए जा रहे हैं जिसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। इन तीनों में से एक सिनेरियो पर कामकाज हो सकता है, डोनाल्ड ट्रंप अनाउंस कर सकते हैं। एक सेक्टर स्पेसिफिक सिनेरियो जहां पर ऑल द ग्लोबल प्लेयर्स अफेक्ट होते हुए दिखेंगे। दूसरा कंट्री स्पेसिफिक सिनेरियो जहां पर पर्टिकुलरली कंट्री अफेक्ट होते दिखेंगे और इसमें इंडियन इकोनॉमी पर भी एक इम्पैक्ट आएगा। और तीसरा प्रोडक्ट स्पेसिफिक सिनेरियो। कौन से सिनेरियो पर ज्यादा काम होता हुआ है या कौन से सिनेरियो पर अनाउंसमेंट होते हुए आपको नजर आते हैं, और क्या कोई ऐसी खबर आ सकती है जो इंडियन मार्केट्स को एक तरह से परेशान कर पाए? देखिए मानसी, ये मतलब मैं स्पेकुलेटिव है, पर मैं बताऊंगा मेरा जो आइडिया है। मुझे लग रहा है कि ये प्रोडक्ट स्पेसिफिक टैरिफ अनाउंस करेंगे। जैसे पहले भी ट्रेंड देखा है हमने, ऑटोमोबाइल्स पे बोला ट्रम्प साहब ने कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर जो हो रहा है उस पर कोई कुछ टैक्स वगैरह कुछ नहीं है, पर जो इंपोर्ट हो रहा है उस पर 25% टैरिफ लगेगा। और उनके लिए ये सबसे ईजी है इम्प्लीमेंट करना भी। और अगर यूएस में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना है तो यही शायद बेस्ट वे भी है, मुझे लगता है। तो प्रोडक्ट वाइज शायद अनाउंस करेंगे। और क्योंकि दे आर अगेन एंड अगेन सेइंग कि दे आर कंट्री न्यूट्रल, सबके ऊपर इंप्लीमेंट होगा, एक तरह से इंप्लीमेंट होगा, तो शायद प्रोडक्ट वाइज दे विल कम अहेड एंड अनाउंस। पर उसमें एडवांटेज ये रहेगा कि बाद में कंट्री, एक बार प्रोडक्ट वाइज ब्रॉडली अनाउंसमेंट के बाद कंट्री वाइज दे विल प्रोबेबली डू बायलैटरल अरेंजमेंट्स और एग्जेम्पशंस और कुछ वेरिएशन, वो बाद में होता रहेगा। पर अभी जो अनाउंसमेंट आएगा मुझे लगता है प्रोडक्ट वाइज आएगा। ओके सुदीप सर, थैंक यू फॉर दैट टेक। और ऑफ कोर्स इन अनाउंसमेंट्स पर तो लगातार या किस तरह से रिएक्शन आते हैं इस पर तो नज़र है ही, लेकिन 3 सिनेरियोज जो बताए जा रहे हैं उसमें प्रोडक्ट स्पेसिफिक सिनेरियो पर हो सकता है कि कामकाज होता हुआ और उस पर रिलेटिव अनाउंसमेंट्स होते हुए नज़र आए। बिकॉज जिस तरह से यूएस इकोनॉमी अपने आप को पोर्ट्रे भी कर रही है, पहले भी प्रोडक्ट स्पेसिफिक ही अनाउंसमेंट्स हुए हैं। हो सकता है जैसे कि एल्यूमिनियम, स्टील, ऑटो पर पहले ट्रंप ने टैरिफ
लगाए थे, प्रोडक्ट स्पेसिफिक अनाउंसमेंट्स होते हुए नजर आए, लेकिन इन तीनों सिनेरियोज पर खास तौर से फोकस जरूर रहेगा। कमिंग बैक टू स्टॉक्स, इस वक्त सेक्टर स्पेसिफिक अगर आप देखेंगे बाजार में लगभग सारे सेक्टर्स में अच्छा खासा एक्शन देखने को मिल रहा है। देखिए निफ्टी 23,288 के लेवल से दिखा रहा है। निफ्टी रियल्टी सेक्टर आज सुबह से ही आउट परफॉर्म कर रहा है, जो कि इस वक्त भी मजबूती का रुझान दिखाते हुए लोढ़ा, गोदरेज प्रॉपर्टीज, प्रेस्टीज, ये सारे स्टॉक्स में अच्छी मजबूती है। एफएमसीजी कंजम्पशन स्पेस में भी अच्छा खासा एक्शन देखने को मिल रहा है। पॉइंट वाइज निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स को भी देखेंगे तो अच्छी मजबूती ही पाएंगे, और सेक्टर स्पेसिफिक भी कई सारे प्लेयर्स आपको इस स्पेस में मिल जाएंगे। फार्मा, हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक में भी आज अच्छा खासा एक्शन देखने को मिल रहा है, साथ साथ आईटी में भी। आज सुबह इनफैक्ट हम देख रहे थे एनर्जी स्पेस और मेटल पैक में हल्की फुल्की सी ही मोमेंटम थी, लेकिन इस वक्त मेटल और साथ ही एनर्जी पैक में भी हरे निशान के साथ एक्शन जो है देखने को मिल रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक मेजर स्टॉक्स कौन से हैं जहां पर मूवमेंट है? लार्जर प्लेयर्स की अगर बात करें, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, आईसीआईसीआई बैंक, भारतीय एयरटेल और टाइटन। तो पहले तीन प्लेयर्स तो बैंकिंग के ही है। कुणाल, आई थिंक बैंक ऑफ इंडिया आपके क्लोजिंग ट्रेड्स का हिस्सा था। बैंक्स फाइनेंशियल्स पर एचडीएफसी, इन्फोसिस, आईसीआईसीआई बैंक और साथ ही इंडसइंड बैंक को भी जोड़ लीजिए। इन स्टॉक्स में अच्छा एक्शन दिख रहा है, क्या राय होगी? जस्ट लाइक बैंक ऑफ इंडिया, इनमें भी एग्जिस्टिंग पोजीशंस को क्या इंटैक्ट रखना चाहिए? वेल, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, अगर इनकी बात करें तो जिस हिसाब से एक्सिस बैंक में फिलहाल मोमेंटम हमें देखने को मिल रही है, मैं थोड़ा सा इसको साइड वाइज व्यू दूंगा, क्योंकि कल के दिन में एक लॉन्ग लेग डोजी जैसी कैंडल बनी थी और आज उसी कैंडल के अंदर स्टॉक ने जो है अपनी मोमेंटम बनाई है। तो फिलहाल कोई खास व्यू नहीं बन रहा है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, अगर 1050 के अराउंड अगर ये स्टॉक आता है तो वहां पे आप खरीदारी करके चले, क्योंकि 1050 के पास बहुत ही बढ़िया सपोर्ट है और वहां से ये स्टॉक बाउंस बैक लेके आपको 1135 तक के लेवल दिखाने के लिए रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रेजेंट लेवल में पोजीशन बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, 1050 के अराउंड ही बनाएंगे। और सामने अगर मैं इंडसइंड बैंक की बात करूं तो पहले भी हमने इंडसइंड बैंक पे बाय रिकमेंडेशन दिया था और आज भी जो व्यू है वो पॉजिटिव साइड का ही है, खरीदारी करके चलने की सलाह है। 700 के अराउंड इंडसइंड बैंक फिलहाल ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे ही खरीदारी करके चलने की सलाह है। 670 के एसएल के साथ अगर मैं टारगेट की बात करूं तो जिस हिसाब से स्टॉक ट्रेड कर रहा है, ऊपरी लेवल पे आपको 725 का पहला टारगेट है जो स्टॉक दिखा सकते हो, और जिस दिन 725 क्रॉस होगा ये आपको 760 तक की भी टारगेट दिखाने के लिए रेडी हो जाएगा। तो इंडसइंड बैंक प्रेजेंट लेवल से खरीदारी करिए विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 670। इंडिया तो स्टॉक है ही कुणाल के रेडार पर। खरीदारी की राय उन्होंने क्लोजिंग ट्रेड में अपने टारगेट स्ट्रैटेजी स्टॉप लॉस के साथ सुझाई, लेकिन इसके अलावा इंडसइंड बैंक में भी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करते हुए 725 उसके बाद 760 तक के लक्ष्य के लिए खरीदारी की जा सकती है। बाजार में एक अच्छी चीज़ ये हो रही है कि आज दिन भर की जो बढ़त है उसको ना केवल मेंटेन रख रहा है बल्कि लेवल्स को भी अच्छे से उसने फिक्स किया हुआ है, सभी की सपोर्ट से किया हुआ है। 3 बज चुके हैं, 3 बजे तक का जितना बड़ा एक्शन हुआ है मार्केट्स के अंदर बताने के लिए आनंद मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद आपको मार्केट सेट 3 बता देंगे, फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हम अपने रिपोर्टर्स रिसर्चर्स को भी जोड़ेंगे और मेहमान का पूरा पैनल भी है वो भी आपको गाइड करेंगे। तो अगला आधा घंटा पावर पैक रहने वाला है। पहले आनंद से 3 बजे तक का एक्शन जान लेते हैं। आनंद जी बताइए प्लीज़। जी हाँ, सबसे पहले शुरुआत करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं पेटीएम की, जहां पर कंपनी ने जीएचएमसी के साथ करार किया है। और जीएचएमसी यानी कि ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के साथ करार किया है। और ये जो करार है वो प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन के लिए 400 कार्ड मशीनें लगाने के लिए किया है, जिसके चलते शेयर में करीब करीब 2% की तेज़ी देखने को मिल रही है। इसके अलावा भारतीय एयरटेल की बात करें तो भारतीय एयरटेल ने नोकिया के साथ अपना करार बढ़ाया है। और ये जो करार उन्होंने बढ़ाया वो 5G नेटवर्क की जो स्पीड है उसे बढ़ाने के लिए बढ़ाया है अपना करार, जिसके चलते शेयर में करीब करीब 2% की तेज़ी देखने को मिल रही भारतीय एयरटेल में भी। इसके अलावा बात करें एलटीआई माइंट्री की, तो एलटीआई माइंट्री ने यूएस की कंपनी फिनिया के साथ करार किया है। और ये जो करार किया है उन्होंने आईटी इंफ्रा के ट्रांसफॉर्मेशन और सपोर्ट के लिए किया है। इसके चलते शेयर में 1.5% की तेज़ी देखने को मिल रही है। इन्फोसिस भी आज फोकस में है। इन्फोसिस ने फार्मूला ई के साथ मिलकर स्टैट्स सेंटर लॉन्च किया है और ये जो स्टैट्स सेंटर है वो एआई आधारित है, जिसके चलते शेयर में करीब करीब 1% की तेज़ी देखने को मिल रही है। अंत में बात करें सीएसबी बैंक की, जहां पर उनके Q4 के बिजनेस अपडेट आए हैं और Q4 में जो लोन है वो करीब करीब
30% बढ़ा हुआ है और डिपॉजिट में भी करीब 25% की बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिसके चलते शेयर आज करीब 7% ऊपर कारोबार कर रहा है। तो ये थे वो शेयर जिनमें आज खबरों के दम पर एक्शन देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये 3 बजे का जितने एक्शन वाले स्टॉक्स हैं सभी के सभी स्टॉक्स को आनंद ने बता दिया। शुक्रिया आपका ये पूरी डिटेल देने के लिए। 2 मेहमान जतिन केडिया हमारे साथ बने हुए हैं, कुणाल परार भी हैं। कुणाल परार, कोई BTST ट्रेड देना चाहोगे आप या STBT व्हाटएवर जो भी आपके पास हो? आया है, देखिए 200 MA के ऊपर स्टॉक ने जो मोमेंटम अपनी स्टार्ट की है अर्ली चार्ट पे, और पिछले 4-5 दिनों का जो रेंज बाउंड मोमेंट है उसका भी ब्रेकआउट दिया है। स्टॉक का नाम है पॉलीकैब। आज 3-3.5% स्टॉक अपसाइड के मोमेंटम में है, खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी ये स्टॉक में। और वॉल्यूम एक्टिविटी भी बहुत ही जबरदस्त लेवल पे स्टॉक में चल रही है, तो मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में भी बहुत ही बढ़िया मोमेंटम आपको इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है। फिलहाल स्टॉक 5,290 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। प्रेजेंट लेवल से ही खरीदारी करके चलने की सलाह है। और इंट्राडे रिसेंट का जो बॉटम है जो है 5,220, वो हम यहाँ पे एसएल मेंटेन करके चलेंगे। टारगेट की बात कर लेते हैं। स्टॉक फिलहाल 5,290 के अराउंड है। टारगेट जो हमें देखने को मिलेगा है वो 5,350 है, और जैसे ही 5,350 से क्रॉस करेगा टिम्पी जी, आपको ऊपरी लेवल पे ये स्टॉक कहीं ना कहीं 5,450 तक के लेवल दिखाने के लिए रेडी हो जाएगा। सो पॉलीकैब खरीदारी करके चलने की सलाह है 5,220 के एसएल के साथ। ठीक है, पॉइंट टेकन है सर आपका, ये मैंने एक बार नोटिस कर लिया। दूसरा एक शेयर है जो काफ़ी दिनों बाद आज चल रहा है, हमने बकायदा स्टैंपिंग भी कर दिया आपके लिए। इसको BTST की स्टैंप भी लगा दो, क्योंकि अगर आप लेके भी जाना चाहो तो लेके आ सकते हो। टारगेट स्टॉप लॉस आपकी स्क्रीन पर छपे हुए हैं, तो आप सब कुछ नोटिस करते जाना। ठीक है जी, अब 1 मिनट के लिए और एक ऐसे शेयर की चर्चा करते हैं जो काफ़ी दिनों से पिट रहा था। एक ऐसी जगह पर आ गए जहाँ पे इन्वेस्टर्स को वापस सोचना चाहिए। जतिन भाई, जरा वो शेयर आप चेक करना। उस शेयर का नाम है जोमेटो। आज 9-10 रुपये करीब ऊपर होगा। एक बार जरा स्क्रीन पर दिखाना है जोमेटो। किसी को एवरेज करनी है तो एवरेज करे, और जिसको एवरेज नहीं करनी है, नया ही लेना है, तो नया ले ले। डेफिनेटली मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं 198 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है जोमेटो में। मल्टीपल अटेम्प्ट्स किए ये लेवल को ब्रीच करने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं 198-200 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन के तौर पे उभर रहा है। यस, अगर जो किसको नया बाय करना है तो डेफिनेटली करंट लेवल से बाय कर सकते हैं। 198 का स्टॉप लॉस लगाना होगा, और इमीडिएटली हमें लगता है कि 225 से लेकर 230 तक का भी अपसाइड हमें जोमेटो में देखने मिल सकता है। तो सपोर्ट पे आने के बाद एक अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ अपमूव देखने मिल रहा है, तो जोमेटो यस कैन बी बॉट एट करंट लेवल्स। ओके, ठीक है, जोमेटो को यहाँ पे बाय किया जा सकता है, एवरेज भी किया जा सकता है। मान लो किसी की महंगी खरीद है, तो अगर एवरेज करना चाहे तो हल्के हाथ से ज़रूर एवरेज करे। 23,300 पार हो गया। मार्केट ने आज जब 250 का लेवल पार किया था, तभी हमने आपसे कहा था कि मार्केट एक बेस बना लेगा और फिर इसके नीचे नहीं जाएगा। 51,200 बैंक निफ्टी का आपको नोटिस सुबह कराया था कि हमारा पहला टारगेट है। आज 51,200 के ऊपर बैंक निफ्टी, और 23,250 के बाद सीधा 350 का लेवल आज निफ्टी ने दिखा के ये बात प्रूव कर दिया कि मार्केट अभी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है, और ये जल्दी सरेंडर नहीं करेगा, भले टैरिफ आए या टैरिफ ना आए। आप सोच सकते हो अभी कुछ घंटों के बाद टैरिफ की अनाउंसमेंट्स होने वाली है, और मार्केट डेज हाई पे बंद करके जा रहा है। आप सोच सकते हो, कल्पना कर सकते हो रहा है, सब कुछ चल रहा है आपकी आंखों के सामने है। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, सब कुछ आपके सामने है। और जब मेरे से पहला क्वेश्चन आज मार्केट का पूछा गया, तब भी हमने ये बात आपके सामने बोली। सिंगल डाटा, सिंगल पॉइंट्स में मेरे को ऐसा नज़र नहीं आ रहा मार्केट के अंदर जो मेरे को ये कहे कि मैं टैरिफ से डरा हुआ हूँ। सिंगल पॉइंट भी नहीं बता रहा। कल कुछ हो जाए एक अलग बात, लेकिन अभी तक तो कुछ भी नहीं हो रहा, और मार्केट डेज हाई पे बंद करके ये मैसेज और लाउड एंड क्लियर करना चाहता है। जिसको नहीं सुन रहा और लाउड एंड क्लियर कर रहा है। बट एनी हाउ, 1-2 शेयर और पता करता हूँ। बताया जाता है कि साल 2025 केमिकल्स का साल होगा। वो इस वजह से, अगर टैरिफ की ही बात करें तो अगर चाइना के ऊपर सिर्फ 10% भी टैरिफ लगा दिया जाता है ना, तो इंडियन मार्केट्स के लिए काफ़ी बड़े रास्ते खुल सकते हैं। 3 शेयर दिखाना, टाटा केमिकल्स, दूसरा शेयर दिखाओ SRF, तीसरा शेयर दिखाओ UPL। तीनों के तीनों वो शेयर्स हैं जो ज़्यादा चले हुए नहीं हैं।
खासकर टाटा केमिकल्स और यूपीएल तो बहुत ही रुके हुए हैं। इन दोनों में कुणाल परार, कहीं आपको कोई अपॉर्चुनिटी दिखती है? आप भूल जाइए मैं एक स्विंग ट्रेडर और ट्रेडर हूँ, मैं एक हार्डकोर इन्वेस्टर हूँ, वैल्यू हंट करने के लिए मार्केट में उतरा हूँ। 2 साल बाद देखूंगा टाटा केमिकल, यूपीएल, एसआरएफ, तीनों में से सबसे अच्छा। डिम्पी जी, अगर तीनों स्टॉक की बात करें तो फिलहाल जिस हिसाब से मोमेंटम कंटिन्यू हो रही है, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जो दाव लगना चाहिए वो यूपीएल में ही लगाना चाहिए। तो यूपीएल और एसआरएफ दोनों के जो पैटर्न है वो सेम है, तो दोनों स्टॉक पे लगा सकते हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस फिलहाल मुझे यूपीएल में ज्यादा आ रहा है। और टाइमिंग के लिए मैं टाटा जो केमिकल है उसको अवॉइड करूंगा। यूपीएल फिलहाल 655 के अराउंड ट्रेड कर रहा है, खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। ऐसे भी आर्ली चार्ट के ऊपर 200 MA के ऊपर तो स्टॉक ट्रेड कर रहा ही है। और आप देखिए एक अपर राइजिंग ट्रेंडलाइन के साथ भी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। प्रेशर लेवल से आप खरीदारी करके चले। डिम्पी जी, कंसर्न यहाँ पे ये है, अगर आप इसको ट्रेडिंग के लिहाज से खरीदते हैं तो 640 का एसएल बहुत ही बढ़िया है, लेकिन अगर मीडियम टर्म के लिहाज से खरीदते हैं तो जो एसएल आएगा आपको वो 625 का आएगा, और फिलहाल स्टॉक ट्रेड कर रहा है 655। तो मीडियम टर्म के हिसाब से बात करते हैं, 625 का एसएल मेंटेन करेंगे, 655 पे खरीदारी करके चलेंगे। सबसे पहला जो टारगेट डिम्पी जी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा 690 का है, और जिस दिन 690 ये स्टॉक ने क्रॉस किया, आपको वन वे डायरेक्शन में ये स्टॉक 715 से लेके 745 तक के टारगेट दिखाने के लिए रेडी हो जाएगा। यानी 10% से लेके 14% तक के रिटर्न ये स्टॉक देने के लिए आपको रेडी है। तो खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी 625 के एसएल के साथ। तेजी है, टैरिफ का कोई डर नहीं है, बेफिक्र है बाजार। 170 अंकों पर निफ्टी है, और अगर आप मिड कैप को, स्मॉल कैप को देखेंगे तो वहां पर जोश और भी ज्यादा है। इसके मुकाबले कहीं बेहतर प्रदर्शन आपको करते हुए दिखेंगे। लेकिन चलिए, हमारे बीटीएसटी ट्रेड्स के लिए थोड़ा इंतजार कीजिएगा। अपने एक्सपर्ट को बोल देते हैं कि बढ़िया आपके लिए शेयर छांट के रखें तेजी के माहौल में। और हमारी खास रिसर्च की अब समय हो गया है, एक्सचेंज का ऐतराज। एक्सचेंजों ने किन कंपनियों को जानकारी देने से देरी से देने पर चेतावनी दी है, जरा ये समझते हैं। डिटेल लेकर हमारे सहयोगी शरद दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, बताइए क्या जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल, ये हमारा नया सेगमेंट है एक्सचेंज का ऐतराज़। यहाँ पे बेसिकली एक्सचेंजेस जो कॉशन लेटर देते हैं वो डायरेक्टली कंपनी को जो है रेफ़र करते हैं, और ये जो एक नई चीज़ एक्सचेंजेस ने शुरू की और ये एक बहुत बढ़िया चीज़ है जो एक्सचेंजेस ने इसने पूरी इशू को उठाया है। सबसे पहले हम बात करेंगे बीएससी एक्सचेंज की। यहाँ पे सुवेन फार्मा कंपनी नज़र में है। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि जो डिले हो रही है इंटीमेटिंग करने के लिए स्टॉक एक्सचेंजेस के लिए, जहाँ पे स्टैट्यूटरी ऑडिटर की अपॉइंटमेंट हुई थी, ये आंकड़ा जो है 2024 का है। वही बीएससी के एक और लेटर गई है कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक को। यहाँ पे उन्होंने कहा कि एजीएम प्रोसीडिंग्स में जो है डिले देखने मिला है 2024 में। वही अगर बात करें बीएससी एनएसई, दोनों ने एथर इंडस्ट्रीज़ को लिखा है कि डिलेड हुई है सबमिशन उनके एजीएम की प्रोसीडिंग्स की सितंबर 10, 2024 में। बीएससी एनएसई ने मॉइल को भी लिखा है कि लेट फाइलिंग देखने मिली है जो इन्वेस्टर के एनालिस्ट कॉल मीटिंग थी उसके बारे में, जो 19 फरवरी 2024 को हेल्ड किया गया था। इसके अलावा बीएससी एनएसई में सीएमएस इन्फो ने दोनों को ही लिखा है कि जो टैक्स डिमांड आ रही थी उनकी आम को, उन्होंने जो है सही समय पे नहीं सबमिट किया है, जो 24 घंटे में ही करनी थी जब उनको रिसीट आ गया था अप्रैल 2024 में। और आखिर में एनएससी ने जो है गुजरात पीपावाव पोर्ट को लिखा है और उन्होंने कहा है कि जो अनाउंसमेंट आई थी 7 अगस्त 2024 में, जो कंपनी ने सबमिट किया था एनालिस्ट या इन्वेस्टर कॉल के लिए, जो 8 अगस्त में हुई थी, वो 2 दिन के अंदर जो है इंटीमेट एक्सचेंजेस को की नहीं गई है। अभी एक्सचेंजेस ने ये पूरी चीज़ अनाउंसमेंट ऐसे करने लगी है क्योंकि जो डिस्क्लोजर नॉर्म्स है उसमें सख्ती देखने मिली है, और ये जो एप्लीकेबिलिटी है और ये जो एक्सपोजर्स है ये आपको 1 तारीख यानी 1 अप्रैल से देखने मिल रहा है। और हम जो है सबसे पहले न्यूज़ चैनल है जो हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह ये कॉशन लेटर आ रहा है और डिस्क्लोजर नॉर्म्स इन लिस्टेड कंपनीज़ को इम्पॉर्टेंटली फॉलो करनी चाहिए। तो ये अहम स्टॉक्स है और हम जो है रोज़ लेके आते रहेंगे ये कॉशन लेटर अप्रोच आपके लिए। शुक्रिया शरद। चलिए बाजार पर लौटते हैं। निफ्टी करीब 170 अंकों पर है, और निफ्टी बैंक की बात करें तो 550 अंकों की तेजी इस वक्त आपको बाजार में दिखेगी। एक और शेयर पर आपसे जरा कुणाल जी व्यू चाहिए। देखिए, कल हम चर्चा कर रहे थे शो में, तो कल भी इंडसइंड बैंक में करीब 5% के आसपास की तेजी थी, और हमने यही सवाल पूछा था, क्या द वर्स्ट इज ओवर, क्या अब इंडसइंड बैंक में खरीदारी करने का समय आ गया है? तो कहा यह गया था कि नहीं, 700 रुपए के ऊपर आपको खरीदना है। आ गया है 700 रुपए के ऊपर। कितना कन्विक्शन है आपका इंडसइंड बैंक के शेयर को लेकर अब? क्योंकि हमने 650 के नीचे के स्तर देखे, वहां से रिकवर करके ये 700 रुपए के ऊपर है। बाइंग करें या फिर अभी कॉशन रखें?
वेल अभिषेक जी, खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी, क्योंकि आप देखिए कल के दिन में स्टार्टिंग सेशन में जो कैंडल बनी थी, मोमेंटम के साथ वहीं पे पूरा पिक्चर जो था वो चेंज हो गया था, पूरा गेम वहां पे चेंज हो गया था। और उस टाइम पे जो हाई लगा था 690 का, उसके ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। सो व्यू बहुत ही बढ़िया बन रहा है, कन्विक्शन आ रहा है, कॉन्फिडेंस भी आ रहा है। 670 के एसएल के साथ यहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह है। प्रेजेंट लेवल से ही आप यहाँ पे खरीदारी करके चलिए। अगर टारगेट की बात करूं तो जिस हिसाब से स्टॉक ट्रेड कर रहा है वो 702 के हिसाब से 670 का अगर मैं टारगेट मेंटेन करता हूं तो 730 का पहला टारगेट, और जैसे ही ब्रेक होता है आपको 760 से लेकर 770 तक के भी टारगेट, अल्टीमेट टारगेट देखने को मिल सकते हैं। यानी 9 से 10% की मोमेंटम यहां से स्टॉक में आपको देखने को मिल सकती है। सो 670 कैसल के साथ खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। 70 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करके चल सकते हैं। इंडसइंड बैंक का बैंकिंग पर अभी थोड़ी देर पहले ही हमने बातचीत करी थी, तब भी कुणाल ने अपनी राय रखी थी, और इस वक्त भी इंडसइंड बैंक पर अपना टेक देते हुए। लेकिन इस वक्त बाजार दिन के ऊपरी स्तरों पर है, मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। एक बड़े इंपॉर्टेंट इवेंट से ठीक पहले वॉलेटाइल होना चाहिए, लेकिन बाजार इस वक्त जो है अप मूव्स दिखा रहा है, मजबूती की पूरी चाल दिखा रहा है। 23,332 के लेवल्स पर हम देख रहे हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी में इनफैक्ट अगर आप देखेंगे 550 अंकों की मजबूती, 51,360 के लेवल, 51,360 के लेवल्स पर एक्शन जो है बिल्कुल कायम है। उम्मीद यही करते हैं किसी तरह का एक्शन ड्यूरिंग द एंटायर वीक जो है बरकरार रहे। लेकिन चलिए एक और इंपॉर्टेंट रिसर्च आपके सामने रखते हैं। बड़े करेक्शन के बाद कहाँ निवेश का मौका है। देखिए बाजार ने करेक्शन भी विटनेस कर लिया, उसके बाद संभलना भी विटनेस कर लिया, और अब कह सकते हैं कि बाजार मैच्योर मूव्स दिखा रहा है। ग्लोबल ब्रोकरेज मक्वायरी को भारतीय बाजार में कौन से शेयर्स पसंद है, कौन से पॉकेट्स पसंद है, इस से जुड़ी सारी डिटेल्स पर रिसर्च की है वरुण दुबे ने। आइए उनसे समझते हैं। वरुण, ओवर टू यू। देखिए भारतीय बाजारों पे मैक्वेरी जो है वो काफ़ी बुलिश है, और इन्होंने कुल 18 स्टॉक आइडियाज़ दिए हैं और इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहली कैटेगरी है यहाँ पे स्टार्स की, दूसरी कैटेगरी है हिटर्स की, और तीसरी कैटेगरी है राइजिंग स्टार्स की, और हर कैटेगरी में 6 स्टॉक्स इन्होंने दिए हैं। पहली कैटेगरी की बात करें तो जहाँ पे इन्होंने स्टार्स कहा है इन स्टॉक को, उसमें एचडीएफसी बैंक, सन फार्मा, एमएनएम, ट्रेंड, पीएफसी जैसे स्टॉक्स है। और देखिए इन 6 स्टॉक्स में से 5 स्टॉक जो है वो निफ्टी 50 का हिस्सा है। आप देखेंगे तो इन्होंने कुछ दिनों पहले ट्रेंड पे कवरेज की शुरुआत की थी, 7,000 का प्राइस टारगेट भी दिया था। इनका कहना है कि केवल इंडिया में नहीं बल्कि पूरे एशिया में ये फैशन इंडस्ट्री में अगर आप देखेंगे तो सबसे तेज़ी से ग्रो करने वाली कंपनी है। इसके अलावा हिटर्स की बात करें तो यहाँ पे 6 स्टॉक है, जिसमें रिलायंस, एनटीपीसी, विप्रो, टाटा मोटर्स, बीईएल और श्रीराम फाइनेंस शामिल है, और ये सब के सब भी निफ्टी 50 का हिस्सा है। और यहाँ पे टाटा मोटर्स के लिए 826 का इनका प्राइस टारगेट और आउट परफॉर्मर का कॉल जो है वो इन्होंने कुछ दिनों पहले दिया था, जहाँ पे जेएलआर में अच्छा खासा टर्न अराउंड ये देख रहे हैं। और आखिरी में जो 6 राइजिंग स्टार्स है उसमें आईआरसीटीसी, उनो मिंडा, आदित्य बिरला कैपिटल, देवयानी, डिलीवरी और लेमन ट्री जैसे काउंटर शामिल है, जिस पे बुलिश है। इनका कहना है कि रेस्टोरेंट स्पेस अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे काफ़ी अच्छा यहाँ पे ग्रोथ देखने मिलेगी, क्योंकि डिस्क्रिशनरी इनकम बढ़ रही है। साथ ही साथ आदित्य बिरला कैपिटल पे इनका कहना है कि अगले 3 साल में स्टॉक दुगना हो सकता है। 12 महीने के लिए 260 के प्राइस टारगेट इन्होंने दिए है। और उनो मिंडा पे भी काफ़ी बुलिश है, जहाँ पे आउट परफॉर्मर का कॉल है। 1157 के टारगेट जो है इन्होंने कुछ समय पहले दिए थे। तो मैक्वेरी जो है वो इंडियन मार्केट्स पे बुलिश है, और कुल मिला के 18 स्टॉक आइडियाज़ ऐसे हैं जो इन्होंने यहाँ पे सुझाए हैं। वरुण, शुक्रिया आपका। इंटरेस्टिंग रिसर्च है ये हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो मक्वायरी के 6 सितारों में लार्ज प्लेयर्स हैं, जैसे कि टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, सन फार्मा, एमएनएम, ट्रेंट और पीएफसी। लेकिन इसके अलावा भी मक्वायरी के राइजिंग स्टार्स में जिस तरह हम देख रहे हैं, एबी कैपिटल का स्टॉक शुमार है राइजिंग स्टार कैटेगरी में ही। हम देख रहे हैं आईआरसीटीसी और लेमन ट्री डिलीवरी जैसे काउंटर्स भी हैं जिस पर फोकस है, भरोसा बढ़ता हुआ। जतिन, आपसे जानना चाहेंगे, एबी कैपिटल, आईआरसीटीसी, दिव्यानी इंटरनेशनल, डिलीवरी, इनमें से कोई स्टॉक अगर आपके फोकस रेडार पर है? देखिए अगर जो मैं एक प्रेफर्ड पिक की बात करूं तो मेरा पिक रहेगा एबी कैपिटल। उसका रीजन ये है कि एक 4 से 5 दिनों का एक कंसोलिडेशन फेज था। वो कंसोलिडेशन फेज करके आज वो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे रहा है और ऊपर के लेवल्स पे सस्टेन कर रहा है। हमें लगता है कि ये स्टॉक में अराउंड 204-206 तक अपसाइड की पॉसिबिलिटी है। करंट स्तरों से अगर जो कोई लॉन्ग करता है तो 183 का स्टॉप लॉस जरूर लगाए। रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही फेवरेबल है।
करंट लेवल से लॉन्ग करने के लिए। तो आपने जिन नामों का जिक्र किया उसमें एबी कैपिटल प्रिफर्ड दिख रही। ठीक है, एबी कैपिटल प्रेफर्ड पिक। इस बीच आप देखिए टिकर टीम हमारी लगातार आपको वो शेयर बता रही है जहां पर आज एक्शन अच्छा खासा है। आज आप देखेंगे कि ऑटोमोबाइल में अच्छी खासी तेजी है। जिन चीज़ों का हम ज़्यादातर एक्सपोर्ट करते हैं और जो प्रभावित हो सकती हैं जो सेगमेंट, उनमें ऑटो है, जेम्स एंड ज्वेलरी है। लेकिन आप देखेंगे कि आज ये दोनों के दोनों सेगमेंट में ठीक ठाक बाइंग हो रही है। जेम्स एंड ज्वेलरी में अगर आप देखेंगे तो सारे के सारे शेयर, चाहे वो कल्याण ज्वेलर हो, चाहे टाइटन हो, टीवीजेड हो, मतलब जितने भी लिस्टेड कंपनीज हैं, हाल फिलहाल भी जो लिस्टेड हुए हैं वहाँ पर भी तेज़ी देखने को मिल रही है। और बिल्कुल टैरिफ से कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल बेखबर होकर ट्रेड कर रहे हैं। बड़े इवेंट्स पर हम चर्चा कर ही रहे हैं, ग्लोबल इवेंट्स पर भी हम फोकस कर रहे हैं। अच्छा, अगर हम एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं तो अमेरिका के बाद जिस देश को हम सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं वो है यूएई। और यूएई से कुछ तस्वीरें आई हैं हमारे पास, ज़रा उसको दिखाते हैं स्क्रीन पर, उसके बारे में चर्चा करते हैं। मानसी अभी दुबई गई थी, वहाँ से घूम के आई हैं और ये कुछ खूबसूरत तस्वीरें उन्होंने हमारे लिए दी हैं। हमने सोचा कि नहीं, आपके साथ भी हम शेयर कर लें, आप भी हमारे परिवार की तरह हैं। और ये तस्वीरें, मानसी ये कौन सी जगह की है दुबई में? ये तो मंदिर, मुझे लग रहा है कि ये बापसोला नया मंदिर की तस्वीर है क्या? जी, और जी। ये मैंने देखी कि फॉर्मूला 1 वाली गाड़ी भी दिख रही थी, तो आपने सिर्फ फोटो खींची या फिर उस पर सवारी भी की थोड़ी सी? नहीं, इस बार इनफैक्ट आप सही कह रहे हैं, यूएई जिसका आपने जिक्र किया, सिर्फ दुबई ही नहीं गई थी मैं, यूएई यानी कि जो भी सारे स्टेट्स है ऑलमोस्ट, रसल खैमा, शारजा, दुबई ऑफ कोर्स, ये सारे के सारे, अबू धाबी जहां पर बीएपीएस का ये स्वामीनारायण का टेंपल लास्ट ईयर ही इनॉग्रेट हुआ है, वहां पर ग्रैंड शेख जायद मॉस्क है जो कि काफी बेहतरीन है। ये जो पिक आप देख रहे हैं फरारी वर्ल्ड की है। फरारी वर्ल्ड, यास आइलैंड भी बहुत फेमस है। तो सिर्फ और सिर्फ पिक नहीं खींची, फरारी वर्ल्ड में दुनिया की सबसे लार्जेस्ट रोलर कोस्टर राइड जो है वो भी एंजॉय की मैंने। और दुबई में तो खैर बहुत सारी चीज़ें हैं ही, बुर्ज खलीफा कैसे भूल सकते हैं, बहुत अच्छा था। इनफैक्ट एटमॉस्फेयर भी अच्छा था। यहाँ से 10 दिन के बाद गर्मी शुरू हो जाएगी, लेकिन दिस वाज द बेस्ट टाइम टू बी। अभिषेक, थैंक्स फॉर शेयरिंग द पिक्चर्स। नहीं, बहुत अच्छा लगा। देखिए, कल हमने आशीषा की तस्वीरें दिखाई थी, वो कश्मीर घूम के आई, आप दुबई और शारजा घूम के आई। होता क्या है ना कि देखिए, इस बहाने वर्चुअल टूर कर लेते हैं, हम भी कर लेते हैं और हमारे जो दर्शक हैं वो भी कर लेते हैं। बढ़िया तस्वीरें हैं और हम तो बल्कि आपका शुक्रिया कहना चाहेंगे कि नहीं, आपने शेयर की तस्वीरें हमारे साथ। अच्छा है, आप ऐसे घूमते रहिए और हम ऐसी तस्वीरें दिखाते भी रहेंगे ऑन एयर। लेकिन चलिए, अब 10 मिनट के आसपास का समय रह गया है बाजार को क्लोज होने में। और थोड़ी देर पहले हम लोग ऑटो शेयरों की भी चर्चा कर रहे थे। आज वैसे मारुति में देखने करीब 2% के आसपास की तेजी है। सुदीप सर ने भी ये कहा था कि अगर आपको थोड़ा लंबा सोचना है और जो कंपनीज बिल्कुल एक्सपोर्ट वाले रिस्क से, टैक्स वाले रिस्क के इम्यून है, उसमें M&M का उन्होंने नाम लिया। M&M आज थोड़ा सा सुस्त है, 2800 रुपए के ऊपर रिबाउंड करके ये शेयर गया था जतिन जी, और फिर से हम देख रहे हैं कि 2700 के नीचे आ गया है। भाव के लिहाज से ठीक है? आपको लगता है कि यहाँ पर ट्रेड लिया जा सकता है? देखिए, M&M में हमारा व्यू थोड़ा नेगेटिव है। उसका रीजन है कि जो रिसेंट का जो पुल बैक आया था उसमें उसने अपने 40 डे एवरेज पे रेजिस्टेंस लेके पिछले 6 या 7 ट्रेडिंग सेशन से नेगेटिवली ट्रेड कर रहा है। तो हमें लगता है कि इसमें थोड़ी वीकनेस और आ सकती है टुवर्ड्स द लेवल ऑफ 2500। इसके लिए करंट स्तरों पे कोई लॉन्ग करने की सलाह नहीं रहेगी। इनफैक्ट अगर जो किसके पास है तो वो करंट लेवल्स पे थोड़ा ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से अगर जो किसके पास है तो वो एग्जिट कर ले। कर ये व्यू हो गया। लेकिन चलिए, आगे बढ़ने से पहले जरा आपको ये बता देते हैं कि कल खैर रेसिप्रोकल टैरिफ को लेकर तो फैसला रात को आ ही जाएगा, उस पर हम विस्तार से कवरेज करेंगे और जो कुछ भी आता है आपको हम बिल्कुल गाइड करेंगे सही से कि आपको निवेश को लेकर क्या डिसीजन लेने हैं, ट्रेड करना तो आपके लिए कहाँ मौके बन सकते हैं। बट ये कुछ और इवेंट्स होंगे। निफ्टी की कल वीकली एक्सपायरी भी है, तो एक्सपायरी वाली थोड़ी सी वोलेटिलिटी झेलने के लिए तैयार रही और टैरिफ वाली वोलेटिलिटी दोनों एक साथ आ रही हैं। यूरोजोन के पीएमआई के आंकड़े और पीपीआई के आंकड़े, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स एंड प्रोड्यूसर्स प्राइस इंडेक्स, इसके आंकड़े आएंगे। चीन के कैक्सिन सर्विसेज पीएमआई के नंबर्स आएंगे। अब चीन के आंकड़े थोड़े इंपॉर्टेंट इसलिए भी हैं क्योंकि वहां पर इकोनॉमी थोड़ी सी हमने देखा है कि एक स्लगिश रही है, थोड़ी सी तनाव रहा है इकोनॉमी में और सरकार कोशिशें कर रही है स्टिमुलस देकर, तमाम मेजर्स उठा के उसको रिवाइव करने को लेकर। देखते हैं कैसे सर्विसेज पीएमआई के आंकड़े आते हैं। और 4 से
6 अप्रैल के बीच में थाईलैंड के और श्रीलंका के दौरे पर पीएम मोदी रहेंगे। उनके दौरे की शुरुआत हो रही है, उस पर भी हम कल के सत्र में फोकस करने वाले हैं, तो इस पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी। एक और सेगमेंट है जहां पर हम देख रहे हैं कि प्रॉफिट टेकिंग आ रही है एक राउंड की अच्छी वाली तेजी के बाद, और वह है पीएसयू शेयरों का खेमा। आज के सत्र में आप देखिए बीएल जो 3% नीचे रहा वो नीचे ही रहा, कोई रिकवरी आई नहीं, एक रेंज में दिन भर फंस के रह गया, हालांकि कोई डैमेज भी नहीं हुआ। बीएल के अलावा आप देखेंगे पावर ग्रिड में आज कमजोरी रही। बाकी अगर हम कुछ शेयरों की बात करें सरकारी में, तो वहां पर भी प्रेशर देखने को मिला। पीएसयू स्टॉक्स में कुणाल जी आप जरा बताइए कि अगर थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग मान लीजिए थोड़ी और डीप होती है, क्या आपके हिसाब से मौका बनेगा पीएसयू स्टॉक्स में, और अगर हाँ तो पावर में 1-2 शेयर बताइए, क्योंकि मुझे लगता है कि पावर वाली थीम थोड़ी सी भी लंबी और चलेगी। सही कहा आपने। पर्टिकुलर अगर पीएसयू स्टॉक की बात करें, उसमें भी पावर स्टॉक की बात करें, तो मोमेंटम फिलहाल मुझे पॉजिटिव साइड की ही देखने को मिल रही है। और पर्टिकुलर एक स्टॉक ऐसा है जहां पे मुझे अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिल रही है ना। मैं डायरेक्ट पावर के ऊपर बात नहीं करूंगा, लेकिन ट्रांसमिशन फाइनेंस को लेके बात करूंगा, पावर फाइनेंस को लेके, क्योंकि आप देखिए बहुत ही बढ़िया यहाँ पर मोमेंटम ये स्टॉक में देखने को मिल रही है। ऑलरेडी 200 MA के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। हाली चार्ट पे रिसेंटली हेम्बर कैंडलस्टिक्स फॉर्मेशन भी स्टॉक ने बनाया है, 415 के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है, और आने वाले दिनों में यहाँ पे अच्छी खासी मोमेंटम भी आपको कैरी होती हुई देखने को मिल सकती है। एंड दूसरा ये है कि अच्छा खासा डिविडेंड पेइंग स्टॉक भी है, तो डबल धमाका यहाँ पे होते हुए देखने को मिल सकता है। खरीदारी करके चलने की सलाह है। 398 का आईएसएल हम यहाँ पे मेंटेन करके चलेंगे। फिलहाल 415 के अराउंड स्टॉक है। टारगेट की बात करें तो 430 का पहला टारगेट है, और जिस दिन ये लेवल ब्रेक होगा आपको ऊपरी लेवल पे 1 वे 460 तक के भी लेवल स्टॉक दिखा सकता है, यानी 11 से 12% की मोमेंटम ये स्टॉक देने के लिए रेडी है। खरीदारी करके चलिए 398 के आईएसएल के साथ। ये राय होगी। एक और शेयर जाते जाते पूछ लेते हैं, बहुत सारे लोगों के पास होगा। जतिन जी बीएसई जरा चेक कीजिए। 11 मार्च को हमने देखा था कि जब ये एनएसई ने अपने एक्सपायरी के दिन को जब बदलने का फैसला किया था, उसके बाद हमने शेयर में प्रॉफिट टेकिंग देखी भारी भरकम। 3800 रुपये के आसपास गिर के शेयर आ गया था, लेकिन 3800 वाला शेयर मतलब कितने ट्रेडिंग सत्र हुए होंगे? बहुत मुश्किल 13 से 14 सत्र हुए होंगे, और ये शेयर आ गया है फिर से 5664, अपने रिकॉर्ड हाई से ज्यादा दूर है नहीं, और करीब करीब 50% के आसपास की रिकवरी शेयर में आ गई है। बीएसई में तेजी अभी और होगी, या फिर अगर प्रॉफिट हो रहा हो तो थोड़ा सा वसूल लेने में समझदारी है? बीएसई के शेयर में अगर जो मैं एक टेक्निकल व्यू देना चाहूंगा, तो मेरे को लगता है कि 78.6% पूरे फॉल का जो रिट्रेसमेंट है उस पे ऊपर आज जाके क्लोजिंग दे रहा है, तो डेफिनेटली ये स्टॉक नए हाईज की तरफ जा रहा है। हमें लगता है कि अराउंड 6040 के आसपास जो उसका ऑल टाइम हाई था, वो तो डेफिनेटली आने वाले दिनों में हमें देखने को मिल सकता है। कंसिडरिंग कि ये 3800 से 5600 पे चला गया है इन द लास्ट फ्यू ट्रेडिंग सेशंस। अगर जो किसी के पास है तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करने में कोई हानि नहीं है, लेकिन हमें लगता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ 1 to 2 वीक्स ये नए ऑल टाइम हाई की तरफ जरूर देखने मिल सकता है। लिमिटेड पर एक टेक के बनता हुआ एग्जिस्टिंग पोजीशंस बिल्कुल इंटैक्ट रखें, नई पोजीशंस के लिए एंट्री अपॉर्चुनिटीज जरूर ढूंढनी चाहिए। स्ट्रॉन्गर स्क्रिप्ट ये बनता हुआ बाजार क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हुए, और डोनाल्ड ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ के ऐलान से ठीक पहले आज के सत्र में हमने देखा भारतीय बाजार में वॉलेटिलिटी देखने को मिली, लेकिन ज्यादा कॉशियसनेस नहीं थी। भारतीय बाजार की स्ट्रेंथ आज ड्यूरिंग द एंटायर सेशन कायम रही, और टुवर्ड्स क्लोजिंग भी अगर आप देखेंगे अच्छा खासा एक्शन दिखाते हुए दिन के उच्चतम स्तर पर लास्ट आवर ऑफ ट्रेड में मार्केट्स ने क्लोजिंग भी दिखाई। इस वक्त क्लोजिंग की तरफ बढ़ता हुआ भी मजबूती के साथ 2 दिन गिरावट हमने झेली, उसके ठीक बाद आज सरप्राइजिंगली इंपॉर्टेंट इवेंट है ये, रेसिप्रोकल टैरिफ अनाउंसमेंट आज देर शाम आएंगे, लेकिन उससे ठीक पहले मार्केट्स ने काबिले तारीफ एक्शन आज भारतीय बाजार ने दिखाया। टाटा कंज्यूमर आज सुबह से ही हमारे फोकस रेडार पर रहा, करीब 7% की तेजी के साथ इस स्टॉक ट्रेड करता हुआ। गोल्डमैन सैक्स की पॉजिटिव रिपोर्ट और रिपोर्ट का इंपैक्ट। ज्वेलरी काउंटर्स में अच्छा खासा एक्शन देखने को मिला। रियल एस्टेट स्टॉक्स पर भी नजर होनी चाहिए। ज्वेलरी स्टॉक्स में इन पर्टिकुलर टाइटन के शेयर में 4% की तेजी, कल्याण ज्वेलर्स में 7% का इजाफा,
ऑटो बिक्री के आंकड़ों के बाद ऑटो सेक्टर से जुड़ी तमाम कंपनियों पर खासतौर से नजर रही। ऑटो शेयर्स चुनिंदा मजबूती के साथ ट्रेड क्लोज करते हुए नजर आ रहे हैं। मार्च में अनुमान के मुताबिक बिक्री थी और इसी के चलते टीवीएस मोटर में और मारुति में आप देखेंगे 2-2.5% की तेजी के साथ ही कामकाज क्लोज होता हुआ दिख रहा है। बैंक्स एंड फाइनेंशियल 550 अंकों की मजबूती बैंक निफ्टी में नजर आ रही थी। इस वक्त भी 550 अंकों की मजबूती के साथ ही क्लोज होता हुआ बैंक निफ्टी, एचडीएफसी बैंक, इंडसइंड बैंक, तमाम लार्जर प्लेयर्स और साथ ही अदर देन लार्जर प्लेयर्स। बिजनेस अपडेट कैथलिक सीरियन बैंक के अच्छा है, उसके ठीक बाद सीएसबी बैंक के स्टॉक में हमने करीब 5% की तेजी देखी। रियल एस्टेट सेक्टर ऑफ द डे कहेंगे क्योंकि मजबूती का रुझान दिन की शुरुआत से ही रहा। फर्स्ट हाफ ऑफ ट्रेड में जहां एनर्जी पैक में कमजोरी थी, सेकंड हाफ ऑफ ट्रेड तक पहुंचते हर सेक्टर ऑफ पॉकेट में अच्छा खासा एक्शन देखने को मिला। क्लोजिंग आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। मजबूती के साथ ही क्लोजिंग 550 अंकों की तेजी 51,374 के लेवल पर बैंक निफ्टी क्लोज होता हुआ। निफ्टी 23,332 के स्तरों पर करीब 200 अंकों की मजबूती के साथ क्लोजिंग दिखाते और 600 अंकों की तेजी के साथ सेंसेक्स में 76,617 के लेवल्स। बेंचमार्क्स ही नहीं, ब्रॉडर मार्केट्स में भी अच्छा खासा एक्शन। एडवांस डिक्लाइन रेशियोज में क्लियरली एडवांसेस का पलड़ा भारी। 2022 एडवांसेस के मुकाबले करीब 680 डिक्लाइंस ऑफ फियर इंडिकेटर इंडिया विक्स में मजबूती देखने को मिली, लेकिन ऑलमोस्ट 1% तक की मजबूती थी, तो वहां से भी कोई कंसर्न बड़े नहीं देखने को मिल रहे हैं। चलिए, बाजार तो आज क्लोज हो चुका है। कुणाल, जतिन, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और मार्केट पर अपना टेक और साथ ही अपने स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन, साथ ही स्ट्रैटेजीज हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो आप दीजिए इजाजत, लेकिन 18 आवर्स स्वदेश पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।